अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो नावल है वो सेकंड मैरिज बेस, गैंगस्टर बेस, सीक्रेट एजेंट, पुलिस ऑफिसर बेस है। तो चलें जी, वक्त ज़ाया बगैर शुरू करते हैं। शहर के सबसे बड़े और महंगे अस्पताल के इस कमरे में इस वक्त मुकम्मल खामोशी का राज था। अगर इस वक्त कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी तो वो थी दीवार पर टंगी बेशकीमत घड़ी में मौजूद सुइयों की टिक टिक की आवाज़। फिर कुछ ही सेकंड्स में इस आवाज़ के साथ सफ़े पलटने की आवाज़ भी शामिल हो चुकी थी। कमरे में डॉक्टर की सरबराही कुर्सी के सामने मौजूद कुर्सियों पर बैठे दोनों नफूस बेचैनी से मुकाबिल बैठी काबिल और मशहूर तरीन डॉक्टर के बोलने का मुंतज़िर थे। डॉक्टर ने बोलना शुरू किया तो उनका हर अज़ा आलाए समाअत बन गया। मिस्टर एंड मिसेस हारिश, आप दोनों की शादी को कितना अरसा हो चुका है? डॉक्टर के सवाल पर नूरिया ने हाशिर की तरफ देखा। 8 माह। हाशिर के जवाब पर डॉक्टर ने ऐनक के पीछे से दोनों को घूरा। लाइक सीरियसली, आप लोग शादी के 8 माह बाद ही इस बात से परेशान है कि आप लोगों को अभी तक खुशखबरी क्यों नहीं मिली? लोगों की शादी को कई कई साल गुजर जाते हैं, फिर वो कंसीव करते हैं और आप अभी से परेशान हैं। ये दिन तो वैसे भी मियाँ बीवी के एक दूसरे के समझने के होते हैं। मिसेस हाशिर, आपकी सारी रिपोर्ट्स क्लियर हैं। आपके पिछली डॉक्टर आपको जो दवाई इस्तेमाल करवा रही हैं वो बेहतर है कि आप इस्तेमाल ना करें। खुदा के बनाए गए नेचुरल सिस्टम के साथ छेड़छाड़ ना करें। डॉक्टर की बात पर हाशिर सेखपा हो गया। देखिए डॉक्टर साहिबा, बहुत से लोगों की शादी के इब्तदाई दिनों में ही खुशखबरी मिल जाती है और हमारी शादी को तो 8 माह गुजर चुके हैं। पिछले कई महीनों से हम कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं पर कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं मिल रहा। मुझे पता चला था कि आप बहुत काबिल डॉक्टर हैं, इसीलिए मैं आपके पास अपने मिसेस को लेकर आया क्योंकि मुझे बच्चों की शदीद ख्वाहिश है। अगर आप नहीं इलाज कर सकती तो हमें बता दें। उसकी बात पर डॉक्टर ने एक अफसोस भरी नज़र इस पर डाली जो साथ ही एक रहम भरी नज़र पास बैठी मासूम और खूबसूरत लड़की पर जिसके चेहरे पर खौफ वाज़ेह नज़र आ रहा था। ओके मिस्टर हाशिर, तो ये तो आपकी मिसेस की रिपोर्ट हो गई जो कि बिल्कुल क्लियर है, पर आपकी रिपोर्ट्स कहाँ हैं? डॉक्टर ने नूरिया की रिपोर्ट्स पर एक नज़र डालते हुए हाशिर की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। क्या मतलब है आपका डॉक्टर साहिबा? मेरी रिपोर्ट्स किस लिए? मुझ में क्या खामी हो सकती है भला? डॉक्टर की बात पर वो एकदम भड़क उठा था, जबकि नूरिया परेशान नज़रों से कभी डॉक्टर और कभी हाशिर की जानिब देख रही थी। देखिए मिस्टर हाशिर, कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर भी इस तरह एक फ़र्द की रिपोर्ट्स देखकर इलाज शुरू नहीं कर सकता। मियाँ बीवी दोनों की रिपोर्ट्स देखना ज़रूरी है। आपकी मिसेस की रिपोर्ट्स वैसे भी क्लियर हैं, मुझे आपकी रिपोर्ट्स देखनी होंगी, फिर है कोई इलाज शुरू कर सकती हूँ। अगर आप में कोई खामी हुई तो आपका इलाज किया जाएगा, वरना आप दोनों को सब्र से काम लेते हुए इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारे माशरे में ये गलत नज़रिया फैला हुआ है कि अगर औलाद नहीं हो रही तो इसमें सारा कसूर औरत का है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। हमारा कुरान कहता है कि औलाद मर्द के नसीब से होती है, फिर औरत को कसूरवार क्यों ठहराया जाए? आप लेबॉर्ट्री चले जाएं, मैंने ये टेस्ट लिख दिया है, आप ये टेस्ट करवा कर जाएं और अगली दफ़ा जब आएँ तो रिपोर्ट साथ लेकर आइएगा। डॉक्टर की बात पर जहाँ नूरिया ने तशक्कुर भरी नज़रों से डॉक्टर की जानिब देखा, वहीं हाशिर अपने गुस्से पर जब्त करता सर हिला गया। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगती जा रही थी। काली नागिन सी बल खाती चुटी कमर की सरहद को पार करती घुटनों से कुछ ऊपर टांगों को छू रही थी। उसके तेज़ी से भागने पर कान में पहनी छोटी छोटी झुमकियाँ हलकोरे ले रही थी। इससे पहले वो लाउंज से गुजरकर पिछले गार्डन में जाती बड़ी माँ की आवाज़ में बोला गया जुमला उसके कदम अपनी जगह पर साकत कर गया। वो बेयकीनी से जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। उसे लगा जैसे उसकी समात ने उसे धोखा दिया हो। इस बात की तस्दीक करने के लिए वो तेज़ी से मुड़ी और लाउंज के सोफे पर विराजमान अपनी माँ और अपनी बड़ी माँ के पास आ खड़ी हुई। बड़ी माँ, आपने अभी मामा को क्या बताया? वो गले में पड़ा दुपट्टा हाथों में मुड़ोती बेचैन निगाहों से और कदरे पुरसुकून लहजे में पूछ रही थी। दिल के बेतहाशा धड़कने के शोर से परेशान वो निढाल सी ये खौफली खड़ी थी कि कहीं शुरीदा धड़कनों की आवाज़ सामने बैठी उसकी माँओं तक ना पहुँच जाए। अरे बेटा, इधर आओ, मेरे पास बैठो। तुम जानती हो आज से ठीक 2 दिन बाद मेरा बच्चा वापस आ रहा है, मेरा बासिम अपनों में लौट रहा है। उनकी खुशी की आवाज़ के साथ साथ उनकी आंखों में भी वाज़ेह नज़र आ रही थी। बड़ी माँ, मैं भी आई। सीने में मौजूद गोश्त का लोथड़ा हद से बाहर होने लगा तो वह उनसे एक्सक्यूज़ करती वहाँ से उठकर तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। बावली, उसके यूँ भागने पर उसे एक खिताब देने वाली उसकी माँ थी। कमरे में आकर उसने गले में झूलता दुपट्टा उतारकर सोफे पर फेंका और खुद औंधे मुँह बेड पर ढेर हो गई। आंखें बंद करते ही जहन के पर्दों पर उस दुश्मन जहाँ का सरापा उभरा जिसका हिजर काटते काटते 4 साल गुजर चुके थे। वो मुस्कुराती इस बेपरवाह शख्स की यादों में के हिसार में कैद थी जब अचानक आखिरी मुलाकात का एक एक लम्हा जहन में ताज़ा हुआ। खुशी से झूमता दिल पल में लहूलुहान हुआ था।
आप जा रहे हैं क्या? वो नाजुक सी दोशीज़ा घबराई सी कमरे के दरवाजे में खड़ी उदासी से महवे सवाल थी। हाँ, जा रहा हूँ। वो अलमारी से कपड़े निकालकर बेड पर पड़े सूटकेस में रख रहा था। अंदर आ जाओ स्वीटी, वहाँ क्यों खड़ी हो? वो शर्ट सूटकेस में रखता उसकी तरफ मुतवज्जा। वो धीरे से चलती उसके इशारे पर बेड के किनारे पर टिक गई। आप वाकई किसी को पसंद करते हैं क्या? अंदाज झिझक लिए हुए था। यस, पसंद नहीं, मोहब्बत करता हूँ, और ना सिर्फ मोहब्बत करता हूँ बल्कि शादी भी करने वाला हूँ मैं चाहता हूँ कि इस सब मेरी खुशी में शरीक हों, पर मेरे घर वालों ने मेरी पसंद को देखे बगैर ही ठुकरा दिया। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ रोजीना से। घर वालों से मेरा खून का रिश्ता है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, पर अगर मैं पीछे हट गया तो रोजीना मुझसे बहुत दूर हो जाएगी, जो कि मेरे लिए नाकाबिले कबूल है। वो उसके मुकाबिल बैठा उसके हाथ थामे निहायत नरमी से बात कर रहा था। वो उसकी छोटी सी गुड़िया थी जिसको हमेशा बच्चों की तरह ट्रीट करता आया था। वो जानता था उससे बहुत अटैच है, उसके दूर जाने से परेशान है, पर वो उस पगली के दिल का बदलता हाल कहाँ जानता था। मैं भी तो आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं कैसे आपके बगैर रहूँगी? आज वो जी खड़ा करके बोल गई थी। हाँ, मैं जानता हूँ मेरी स्वीटी मुझसे बहुत प्यार करती है, पर मुझे अभी जाना है। वादा करो जल्दी से सब ठीक हो जाए और हम सब साथ दुआ करो जल्दी से सब ठीक हो जाए और हम सब साथ रहें। वो उसकी बात को मामूल की तरह ले रहा था। आप प्लीज़ रिजीना से शादी ना करें, प्लीज़। मैं आपको रिजीना से भी ज़्यादा चाहती हूँ। मुझसे ज़्यादा कोई आपसे प्यार नहीं कर सकता। प्लीज़ आप मुझसे शादी कर लें, प्लीज़। वो उसका हाथ अपने सर पड़ते कामते हाथों में थाम कर गिड़गिड़ाने लगी, जबकि उसकी बात सुनता बासिम झटके से अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाकर बेड से दूर खड़ा हुआ और आंखों में बेयकीनी लिए महज छोटी सी 17 साला स्वीटी को देख रहा था। बेयकीनी थी कि ख़त्म होने को ही नहीं आ रही थी। तुम होश में तो हो, ये क्या बकवास कर रही हो? हाँ, जानती भी हो कि किसके सामने क्या बकवास कर रही हो? बहन, छोटी बहन समझता हूँ मैं तुम्हें, और तुम अभी के भी दफ़ा हो जाओ यहाँ से। नफ़रत हो रही है मुझे तुम्हारी इस मासूम शक्ल के पीछे छुपे काले चेहरे से। वो तैश में अपना गम और गुस्से की शिद्दत से फटता हुआ सर पकड़कर उस पर चीखा। आप ऐसे बोलकर मेरे दिल में मुझे तो अपने लिए मोहब्बत नहीं ख़त्म कर सकते। वो बहती आंखों के साथ बेबसी से बोली। अगर मैं औरत पर हाथ उठाना मर्दानगी की तौहीन ना समझता तो अल्लाह की कसम तुम्हारा चेहरा अभी थप्पड़ों से लाल कर देता। आज के बाद अपनी ये दोगली सूरत ना दिखाना मुझे। निकल जाओ मेरे कमरे से। वो शिद्दत से चिल्लाता उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से निकाल गया, जबकि वो सुन होते दिमाग के साथ अपने पीछे धाड़ के साथ बंद होते दरवाजे की आवाज़ सुनने के बाद अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीखों का गला घोटती मुर्दा कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो छोटी सी मासूम परी इस वक्त खौफ से लरजती कांपती बेड के नीचे छुपी हुई थी, अपने माँ बाप के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ों से बचने के लिए दोनों हाथ कानों पर रखे थे, जबकि अपनी चीखें रोकने के लिए अपने होंठ सख्ती से बंद करके मुंह घुटनों पर जमा रखा था। तुम घटिया औरत, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस कदर घटिया और लालची निकलोगी। अपनी हवस पूरी करने की खातिर तुमने उस मासूम की जान ले ली और ख़ुद मजलूम बनकर मेरे सामने आ गई। वो किसी मर्द की आवाज़ थी जो गुस्से से चीख रहा था। तो देखो, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम कह रहे हो। तुम्हें बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसका इल्ज़ाम तुम मुझ पर लगा रहे हो। वो औरत उसका हाथ पकड़ती मिन्नत भरे लहजे में बोली। गलत फहमी? तुम कह रही हो कि गलत फहमी हुई है? मुझे शक तो पहले ही हो गया था मुझे तुम पर आज तुमने खुद अपने कानों से तुम्हें अपने घटिया कारनामों का इतराफ़ करते सुना है। तुम अब भी हकीकत को झुठलाओगी? हाँ, उसका नहीं तो उसकी मासूम बच्ची का ही ख्याल कर लेती जिसने अभी तो इस दुनिया में आँख खोली, और तुमने साथ ही उसके सिर से माँ का साया छीन लिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं जलील औरत। अभी पुलिस को कॉल करके लॉकअप में बंद करवाता हूँ तुम्हें, और एक जान लेने और फ्रॉड के जुर्म में फांसी पर ना भी चढ़ी तो सारी उम्र जेल काटोगी। वो तैश के आलम में उसे उसकी हकीकत बावर कराता जेब से अपना फ़ोन निकाल कर कॉल मिलाने लगा। इससे पहले वो कॉल कर पाता हुआ एकदम से उस पर झपट कर उसका हाथ से फ़ोन छीन गई। हाँ, किए हैं मैंने ये जुर्म, मैंने ही इसकी जान ली है, पर क्या सबूत है तुम्हारे पास? इस बात का कोई भी सबूत नहीं, कोई भी नहीं। तुम वाहिद गवाह हो, पर जब तुम ही नहीं रहोगे तो कौन सा सबूत? हाँ, और कहाँ का सबूत? बाय बाय डियर हबी। वो मकरू हंसी एकदम साइड टेबल पर पड़ा गुलदान झपट कर पकड़ती उसके सर पर मार गई। वो बेचारा आदमी अभी पहले वार से ना संभला था कि उस औरत ने उसके सर पर बेदर पे कई वार किए। दिमाग पर कारी जब लगने से वो आखिरी दफ़ा अपनी परी का चेहरा देखने की हसरत लिए मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि बेड के नीचे छुपा वजूद अपने साहिबान का खून में लथपथ वजूद देकर खौफ और रास की आखिरी हद को छूता होशो हवा से बेगाना हो गया। हाशिर और नूरिया की मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी। नूरिया का ताल्लुक एलीट क्लास से था। वो मुल्क के जाने माने बिजनेसमैन शेख सिकंदर की इकलौती औलाद थी।
माँ का इंतकाल उसकी पैदाइश के वक्त ही हो गया था। शेख सिकंदर एक मिसाली बाप साबित हुआ था, जिसने माँ और बाप दोनों बनकर नूरिया को पाला और उसकी आला तरबियत की थी। एलीट क्लास से ताल्लुक़ होने के बावजूद ना तो कभी उससे मॉडर्न ड्रेसिंग के नाम पर बेहुदा ड्रेसिंग करवाई, ना ही कभी सर से हिजाब उतरने दिया। यूनिवर्सिटी में दाखिले के बाद भी नूरिया ने किसी लड़के से काम के अलावा बात ना की थी, पर उसकी ज़िंदगी में फिर हाशिर की एंट्री हुई। मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला खुश शक्ल हाशिर, जो अपनी जहानत के बलबूते पर इतनी बड़ी और अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला हासिल कर पाया था। हाशिर ने जब लाइब्रेरी में बैठी गुलाबी हिजाब और सफ़ेद सूट में मलबूस नूरिया को देखा तो उस पर अपना दिल हार बैठा। बिलाशुबा वो बहुत हसीन थी। उसके मोहने चेहरे पर सबसे खूबसूरत उसकी हल्की सुनहरी आंखें थीं, जिन पर साया फिगन घनेरी खमदार पलकें उन्हें मज़ीद दिलकश बनाती थीं। हाशिर बुरी तरह से नूरिया की खूबसूरती और मासूमियत पर फिदा हुआ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके चक्कर नूरिया के डिपार्टमेंट में बढ़ने लगे। हल्की फुल्की सलाम दुआ अच्छी खासी बातों में बदलने लगी, यहाँ तक के बात रिश्ते तक जा पहुँची। शेख सिकंदर ने हाशिर के मुतालिक सारी छानबीन करवाई तो यही मालूम हुआ कि वो इकलौता है। माँ बाप की वफ़ात एक हादसे में हो चुकी है। शरीफ और सुलझा हुआ लड़का है, एक दरमियाने घर में अकेला रहता है। शेख सिकंदर इकलौती लाडली बेटी के लिए इतने मामूली से रिश्ते पर खुश तो ना था, पर यही सोचकर मुतमईन हो गया कि उसकी बेटी की पसंद है और उसका जो भी कुछ है उसकी बेटी का ही तो है। नूरिया और हाशिर की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद दोनों इस बंगले में शिफ्ट हो गए जो शेख सिकंदर ने नूरिया के नाम किया था। हाशिर को तोहफे में न्यू मॉडल की गाड़ी दी गई थी। शादी के बाद दोनों हनीमून के लिए पेरिस चले गए। यह हनीमून ट्रिप भी शेख सिकंदर ने स्पॉन्सर किया था। शादी के बाद हाशिर शेख सिकंदर की एक फैक्ट्री संभाल चुका था। नूरिया की ज़िंदगी में भूचाल तब आया जब एक रात अचानक शेख सिकंदर के हार्ट अटैक से मौत हो गई। शेख सिकंदर की वफ़ात के बाद से ही नूरिया की ज़िंदगी बदल गई और वहाँ से हुई शुरू असल कहानी। बासिम फरीद पाकिस्तान की सरजमीन पर दोबारा अपने कदम जमा चुका था। वो सुबह की फ़्लाइट से आ चुका था और नाश्ता सबके साथ ही किया था। वो जो हिजर की आग में जलती आई थी, अब सुबह से इस कमरे में बंद उस सितमगर के एक दीद के लिए तरस रही थी। उसकी माँ काफ़ी दफ़ा कमरे का दरवाज़ा बजाकर जा चुकी थी, पर वो सोने का नाटक करती बिस्तर में पड़ी रही। थोड़ी देर पहले ही उसने गाड़ी की आवाज़ सुनी थी। फिर एक मुलाजमा को कमरे में बुलाकर पूछा तो पता चला बासिम साहिब बाहर गए हैं। वो दुपट्टा ओढ़ती बाहर निकली, किचन की तरफ जा रही थी जब किसी बच्चे की रोने की आवाज़ उसके कानों से टकराई। वो आवाज़ सुनती लाउंज में आ गई, जहाँ सोफे के पास नीचे ज़मीन पर छोटी सी बच्ची बैठी रो रही थी। उसे सिर्फ 1 सेकंड लगा था ये जानने में कि सामने बैठी बच्ची कौन थी। अगले ही लम्हे वो भागती हुई इस बच्ची तक पहुंची। पापा पापा। वो बच्ची रोती हुई बस एक लफ्ज़ दोहराती जा रही थी, मीनू। वो इस बच्ची को पुकारती उसे अपनी बाहों में थाम गई, उसे कंधे से लगाकर थपथपाने लगी। उसकी बाहों का हिसार पाते ही वो चुप हो गई। उसकी गर्दन में मुँह छुपाकर अंगूठा मुँह में डाल चुकी थी। भूख लगी है मेरी गुड़िया को, अभी हम बेबी की भूख मिटाने का इंतज़ाम करते हैं। वो उसे साथ लिए किचन में आ गई। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक सामने शेल्फ पर ही उसका फीडर रखा था। उसने उसे कंधे पर उठाए ही फीडर धोकर दूध तैयार किया। फिर मीनू को शेल्फ पर बिठाकर उसका मुंह चूमने लगी। मेरी पालिशी मीनू को भूख लगी है। वो उसके दोनों गाल चूमती तोतली ज़ुबान में पूछने लगी, मी हंगी। वो ज़ोर शोर से सर हिलाकर बताने लगी कि मैं हंगरी, भूखी हूँ। मेरा बेबी हंगी है, अभी हम दूध पियेंगे फिर हमारी टिम्मी फिल हो जाएगी। उसने कहने के साथ ही उसे गुदगुदाया तो वो खिलखिलाकर हंस दी। मोमिन ने एक बार फिर उसके का गाल चूमकर सिंक में लगी टूटी से हाथ गीला करके मीनू का मुंह साफ किया और फिर उसका गीला मुंह अपने दुपट्टे से थपथपाकर खुश करती उसे लॉन्च में ले आई। करीबी स्टोर से मिनाहिल का सामान लेकर आया था वो। मिनाहिल काफ़ी देर से सो रही थी। अब उसके उठने का वक्त था और वो उठते ही उसे दूध पीना होता था, वरना वो आसमान सर पर उठा लेती रो रो कर। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता आगे बढ़ रहा था जब अंदर से आती आवाज़ों पर ताजुब मुतजिब होता रुक गया। लाउंज के दरवाजे में खड़ा वो साकत नज़रें सामने नजर आते मंजर पर जमा गया, जहाँ वो हसीन दुशीज़ा उसकी गुड़िया को गोद में लिए हुए बैठी थी। मिनाहिल एक हाथ से फीडर पकड़कर दूध पी रही थी, जबकि उसका दूसरा हाथ मोमिल के हाथ में था, जिसे वो बार बार चूम रही थी। उसके चूमने पर उसकी गोद में पड़ी मिनाहिल फीडर मुंह से बाहर निकालकर खिलखिलाने लगती और फिर दोबारा फीडर मुंह में वापस। मोमिल को देखकर वो चौंक सा गया था। गुजरे माहो साल ने उसके रंगो रूप को बहुत निखार दिया था। ये वो खुद से लापरवाह यहाँ वहाँ उड़ती फिरती छोटी सी मोमिल तो नहीं थी जिसे वो जाते हुए छोड़ कर गया था। ये तो सुनहरी रंगो रूप वाली दिलकश दुशीज़ा थी। अगले ही पल वो होश में आते ही गुस्सा उसके रगों पे में सरायत कर गया था।
ही लम्हे वो तेज़ी से आगे कदम बढ़ाता उसके गोद से मिनाहिल को छीन गया। उसके छीनने पर वो डरती एकदम ऊंची आवाज़ में रोने लगी। पापा बैठ, पापा बैठ। वो फीडर ज़मीन पर फेंकती अपने छोटे छोटे हाथ बासिम के मुंह पर मारने लगी। इसके रोने पर मोमिल आगे होकर उसके हाथ से मिनाहिल को लेने लगी जब उसके हाथ झटक गया। खबरदार, अगर हाथ भी लगाया मेरी बेटी को, वो गुस्सा जब्त करता दांत पीस कर बोला था। देखें प्लीज़, मीनू रो रही है, आप मुझे पकड़ा दें। उसने बोलते हुए दोबारा उसका चेहरा देखने की गलती नहीं की थी। उसकी एक झलक देखते ही सीने में मौजूद दिल धक धक करता सीने से निकलने को बेताब हुआ था। धड़कते दिल का शोर कानों में सुनाई देने लगा था। उसे लगता था कि हिजर काटते उसका दिल उस शख्स की मोहब्बत से कतरा कतरा करके खाली होता जा रहा है। पर आज उसे यूँ रूबरू पाकर दिल अव्वल रोज़ से भी ज़्यादा शोर मचाने लगा था। दिल बार बार सरगोशी कर रहा था एक नज़र मजीद उसके खूबरू चेहरे पर डाल लो, पर बार बार अपने दिल को डपट कर चुप करवा रही थी। ये मेरी बेटी है, मिनाहिल नाम है इसका, सुना तुमने? खबरदार, अगर तुमने आज के बाद मेरी बेटी के पास आने की कोशिश भी की तो मैं नहीं चाहता तुम जैसी दोगली औरत का साया भी मेरी बच्ची पर पड़े, और कल को इसकी सोच भी तुम्हारी तरह हो। दूर रहना, समझी? वो नफरत से कहता रोती हुई मिनाहिल को लिए वहाँ से हट गया, जबकि वो साकत आंखें ज़मीन पर जमाए वहीं की वहीं खड़ी साकत रह गई। वो दोनों इस वक्त नाइट क्लब में बैठे, कानों को चीरता तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक, स्टेज पर लड़कों की बाहों में थिरकती नीम और उरियाँ लिबास पहने लड़कियाँ, हराम शे नौश करती और बेहया अवाम, कोई भी उन दोनों की बहस में खलल नहीं डाल पा रहा था। आखिर कब तक तुम्हारा काम होगा? हर दफ़ा ही इनकार मिलने को सुनने को मिलता है। काले रंग का चिस्ट लिबास पहने, वो अपने होठों को लाल रंग से रंगे, वो लड़की बरहमी से पास बैठे लड़के से मुखातिब थी। बस थोड़ा सा और इंतज़ार बेबी, जहाँ इतना लंबा इंतज़ार किया है वहाँ चंद देर और सही। कहने के साथ ही वो लड़का जेब में हाथ डालकर एक डब्बी निकाल गया। सुर्ख मखमली डब्बी देखते लड़की की आंखें चमक उठी। यकीनन इसमें इसी के लिए कोई तोहफा था। हाथ दो बेबी। वो लड़का डब्बी खोलकर उसमें से अंगूठी निकालकर दूसरा हाथ लड़की के आगे फैला गया। लड़के ने उसका हाथ थामकर वो नाजुक सी अंगूठी उसकी तीसरी उंगली में पहना दी। लड़की अब चमकती हुई आंखों से लड़के को अपना हाथ चूमते हुए देख रही थी। तुम जानते हो बेबी, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम्हें इस चुड़ैल के साथ नहीं देख सकती। मेरा ये सोच सोच कर दम घुटता है कि वो तुम्हारे साथ हर पल गुजारती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द अज जल्द सारे मामलात निपटा लो। वो अपनी जगह से उठकर उसकी गोद में बैठती अपनी बाहों का हार उसकी गर्दन में डाल गई। बस कुछ देर और बेबी, फिर बस हम दोनों होंगे और हमारी प्यार भरी दुनिया। वो मधोशी से कहता उसके होंठों पर झुक गया, जिसमें उसका भरपूर साथ देने लगी वो। जबकि ये सारा मंजर देखती दो नफरत आंखें लाल अंगारा हुई थी। वो टांगों के गिर्द बाजू लपेटकर बेड पर बैठी सामने खिड़की से बाहर लॉन का मंजर देख रही थी। उसकी माँ और उसका शौहर दोनों लंच पर गए हुए थे। मिशा कहाँ हो यार? वो ऊंची आवाज़ में पुकारता उसके कमरे की तरफ ही आ रहा था। उसकी आवाज़ सुनते ही अरमिश मुस्कुरा दी। इस भरी दुनिया में सिर्फ वही तो था उसका अपना, पर उसने दुनिया देखी ही कहाँ थी। उसकी दुनिया तो उसके बचपन में ही उजड़ चुकी थी। अब एक ही शख्स तो था उसकी दुनिया में। मुझे पहले ही पता था तुम यहीं चुप कर बैठी होगी। कभी तो इस पिंजरे से बाहर निकल आया करो यार। चलो जल्दी से बाहर लान में आओ मेरे साथ, और देखो कितना हसीन मौसम है आज। वो रवानी से बोलता उसके कंधे के गिर्द बाजू फैला गया। नहीं भाई, सच्ची मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है। क्या मैं आपके मोबाइल में गेम खेल सकती हूँ, वो बबल्स वाली जो पिछली दफ़ा खेली थी, प्लीज़? वो उसके कंधे पर सर रखती बोली तो मुस्कुरा कर सर हिला गया। हाँ ज़रूर मिल सकती है, पर एक शर्त पर, कि तुम्हें लॉन में मेरे साथ चलकर बैठना होगा। तुम वहाँ बैठकर गेम खेल लेना और मैं तुम्हें देखकर मौसम एंजॉय कर लूँगा। बोलो मंजूर है? उसका नाक दबाकर वो इस्तफसार करने लगा, तो वो उसकी हरकत पर खिलखिलाकर हंसी हाँ में सर हिला गई। जबकि वो गहरी नज़रों से उसे देखता, उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लिए कमरे से निकलकर लॉन में आ गया। वो दोनों लाउंज में पड़े सोफे पर बैठे हुए थे। खामोशी ऐसी थी कि सुई गिरने की आवाज़ भी वाज़ेह सुनाई देती। इस खामोशी को तोड़ने में नूरिया ने पहल की थी। हाशिर, उसने धीरे से पुकारा। हाशिर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बुरी तरह किसी सोच में गर्क था। हाशिर, नूरिया ने उसका बाजू पकड़ के हिलाया। हाँ हाँ, क्या कह रही थी तुम? वैसे बोला जैसे एकदम किसी ख्वाब से जागा हो। हाशिर प्लीज़, आप परेशान ना हो। शायद अल्लाह ने हमारी किस्मत में नेमत लिखी ही ना हो, या फिर हो सकता है कि वो कोई मौजज़ा करके हमें नवाज दे। वो इस पाकज़ात के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। प्लीज़ आप नाउम्मीद ना होकर उस तरह परेशान ना हो। अल्लाह पर, उसकी रहमत पर भरोसा रखें। वो उसके कंधे पर हाथ रखे नरम लहजे में मीठे अल्फाज उसके कानों में उतार रही थी, पर वो कहीं और ही पहुंचा हुआ था।
वो दोनों भी अस्पताल से वापस आया था। हाशिर जाते हुए बहुत खुश था। उसे पुख्ता यकीन था कि उसकी रिपोर्ट 100% दुरुस्त आएंगी। भले मर्द में भी कोई खामी हो सकती थी, मर्द तो इस हवाले से बिल्कुल परफेक्ट होता है, खामी तो औरतों में होती है। और नूरिया की सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक थी। इसका मतलब यही था कि डॉक्टर इलाज शुरू कर देगी और उन्हें जल्द से जल्द खुशखबरी मिल जाएगी। पर रिपोर्ट्स मिलने के बाद डॉक्टर की बताई गई बात उसके पैरों तले ज़मीन निकाल दी थी। वो लैब से रिपोर्ट लेने के बाद डॉक्टर के कमरे में गए थे। देख लीजिए डॉक्टर साहिबा, मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल गैर हैं, आप कंफर्म कर सकती हैं। हाशिर कुर्सी पर बैठता बहुत अक्कड़ कर बोला था। डॉक्टर ने उसे जवाब देने की बजाय रिपोर्ट्स खोलकर पढ़नी शुरू की। हाशिर टांग पर टांग जमा कर बैठा मुस्कुराकर नूरिया को देख रहा था जब डॉक्टर की आवाज़ उसकी उन दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर गई। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मिस्टर हाशिर कि आप लोग औलाद की नेमत से फैज़याब नहीं हो सकते। डॉक्टर के अल्फाज पर जहाँ नूरिया का रंग जर्द पड़ा, वहीं हाशिर झटके से आगे होकर बैठा। ये क्या कह रही हैं आप डॉक्टर साहिबा? आपने खुद कहा था कि नूरिया की रिपोर्ट्स क्लियर हैं और अब मेरी भी क्लियर हैं, फिर हम माँ बाप क्यों नहीं बन सकते? सामने बड़े शीशे के मेज़ पर हाथ जमाकर सुर्ख आंख नज़रों से डॉक्टर को देखता हुआ गोया हुआ। डॉक्टर ने उसकी बात पर नफ़ी में सर हिलाया। आपको किसने कहा मिस्टर हाशिर कि आपकी रिपोर्ट्स क्लियर हैं? ये ले और गौर से पढ़ें। इस पर साफ लिखा है कि आप में बाप बनने की सलाहियत नहीं, आप कभी बाप नहीं बन सकते। वो फटी-फटी आंखों से हाथों में मौजूद रिपोर्ट पढ़ रहा था, जबकि नूरिया आंखों में आंसू लिए खुद पर जब्त करती बैठी थी। उसके पास अल्फाज ख़त्म हो चुके थे। देखिए मिस्टर एंड मिसिस हारिस, औरत में XXX क्रोमोसोम्स होते हैं और मर्द में XX क्रोमोसोम्स, XX और एक Y क्रोमोसोम। रिप्रोडक्शन में औरत के X और मर्द के Y क्रोमोसोम्स का अमल दखल होता है। जब इस क्रोमोसोम में खराबी आ जाए तो ये प्रोसेस नहीं कर पाता, इसमें खराबी आ जाती है। बाज़ केसेस ऐसे होते हैं कि इलाज से मसला हल होता है, मगर बाज़ केसेस लाइलाज होते हैं। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आप भी उनमें से एक हैं। बेशक इस पाकज़ात के हर फैसले में बेहतरी और भलाई शामिल है। उसके फैसले पर यकीन के साथ सर झुका दें, सुकून पाएंगे। उसके जहन में बार बार डॉक्टर की बातें गर्दिश कर रही थी। नूरिया घर आने के बाद बाथरूम में बंद होकर बेतहाशा रोई थी। कौन औरत चाहती थी कि उसके यहाँ औलाद ना हो, उसकी गोद सोनी रहे, उसका आंगन खाली रहे, उसका बाग सुनसान रहे। उसे भी औलाद की ख्वाहिश थी। वो भी नन्हे फरिश्तों की किलकारियाँ सुनना चाहती थी, पर वो रब के फैसले के खिलाफ तो नहीं जा सकती थी। उसे सब्र करके रब की रज़ा में राज़ी होना था, अपने शौहर को हौसला देना था, उसका सहारा बनना था। इस कठिन वक्त में इन दोनों को एक दूसरे की मोहब्बत और ख्याल की ज़रूरत थी। उन्हें एक दूसरे का सहारा बनना था। वो मुँह धोकर बाहर उसके पास सोफे पर बैठ गई। काफ़ी देर जब वो कुछ ना बोला तो खुद से ही उसे पुकार गई, उसे हौसला देने लगी, पर उसकी बात सुनकर भी उसने कोई जवाब ना दिया और गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया, जबकि वो बेबसी से उसकी पुश्त देखती रही और आंखों में उतरी नमी साफ करने लगी। माहौल पर इस वक्त तनाव छाया हुआ था। स्टेडियम में इस वक्त हड़बड़ी मची हुई थी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान फाइनल मैच था आज जिसको फतह मिलनी थी वर्ल्ड कप ट्रॉफी उस टीम के साथ जाती। पाकिस्तान खेल चुका था और अब इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था। मुकाबला इंतहाई सख्त था। स्टेडियम में जहां पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी बेचैन थे और आवाम परेशान चेहरे लिए वहीं इंग्लैंड की टीम और आवाम पुरजोश सी होटिंग कर रही थी और कहके लगा रही थी। इंग्लैंड का मजा हुआ बल्लेबाज बैटिंग कर रहा था और चौके छक्के मार रहा था। अब भी पाकिस्तान का बॉलर नसीम आउट हुआ तो पाकिस्तानी आवाम रोने वाली हो गई थी। अब तो हार पक्की थी। 3 गेंदों पर 6 स्कोर चाहिए थे, जो कि इंग्लैंड के लिए बहुत आसान हदफ था जिस तरह वो खेल रहे थे। फिर जो खिलाड़ी मैदान में उतरा उसे देखते ही पाकिस्तानी आवाम ने जैसे किसी ने रूह फूंक दी हो। सीटियों और पुरजोश चीखों के दरमियान वो मैदान में उतरकर पोजीशन संभाल गया। बहुत से लोग अब भी परेशान बैठे थे क्योंकि ये गेम का टर्निंग पॉइंट था। लेकिन मुकाबिल भी अरशम आफरीदी था, पाकिस्तान का जाना माना और फास्ट बॉलर। वो पिछले 3 मैच जितवा चुका था। अब हर तरफ से उसके नाम की नारों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पाकिस्तान टीम काफ़ी परेशानी और तनाव का शिकार थी। अरशम आफरीदी ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और भागते हुए गेंद करवाई। बैट में मैंने शॉट लगाई तो बाल हवा को चीरती हुई मुखालिफ सीमत में गई। अगले लम्हे ही पाकिस्तानी क्रिकेट जो कि फील्डिंग कर रहा था वो कलाबाजी खाते हुए गेंद कैच कर चुका था और स्टेडियम एक मरतबा फिर शोर से गूंज उठा। अब 2 गेंदें बाकी थी। इंग्लैंड को जीतने के लिए छक्के की ज़रूरत थी, तभी वो जीत सकते थे। पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान में अरशम आफरीदी के गिर्द जमा होते उसके गले से लगाते उसे मुबारकबाद और शाबाशी दे रहे थे, साथ ही उसका हौसला भी बढ़ा रहे थे। बैट्समैन ने आकर अपनी पोजीशन संभाली तो वो भी गेंद करवाने लगा। गेंद हवा को चीरती हुई जा रही थी। वहाँ मौजूद हर इंसान की नज़र गेंद के साथ साथ सफ़र कर रही थी। दिलों की धड़कनें बेतरतीब थी। हर लब दुआ गो था। 2 पाकिस्तानी खिलाड़ी तेज़ तरीन रफ्तार से गेंद की सिमत भागे थे। गेंद बाउंड्री के पास गिरने से पहले एक खिलाड़ी
गेंद पर झपटा था। गेंद आखिरकार ज़मीन को छूने से पहले उसके हाथ में आ चुकी थी और गेंद समेत ज़मीन पर जा गिरा वो। पर अगले ही लम्हे वो उठकर खुशी से अपने साथियों की तरफ भागा था। हर तरफ जीत का शोर था। सब खिलाड़ी एक दूसरे पर गिरते, एक दूसरे को गले लगाते खुशी की इंतहा पर थे। गैर यकीनी जीत से फूले न समा रहे थे। ट्रॉफी लेते वक्त उनके चेहरों की चमक और होंठों की मुस्कुराहट काबिले दीद थी। वहाँ से फारिग होते वो सब बस में सवार हुए बस होटल की जानिब चलती। उन सबको इस वक्त सिर्फ आराम की तलब थी। सब बस में सवार हो चुके थे, बस मंजिल की तरफ रवाना दवा थे। अरसम आफरीदी होठों पर पुरसुकून मुस्कुराहट सजाए आंखें मूंदे अपने जिगरी यार वामिक के कंधे पर सर रखे लेटा था। शहद रंग आंखें इस वक्त पलकों के पर्दे तले छुपी हुई थी। खड़ी हुई मगरूर नाक इस वक्त सर्दी के बाइस थोड़ी सुर्ख हो रही थी। अनाबी होठों पर धीमी मुस्कान सजी थी। कुशादा पेशानी पर काले सिल्की बाल बिखरे पड़े थे। चेहरे पर सजी हल्की दाढ़ी और मूछें इसकी वजाहत में मजीद इजाफा करती थीं। उसने जब क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा तब वो मासूम सा शर्मीला सा लड़का था, पर गुजरे 4 सालों में उसमें बहुत तब्दीली आई थी। अब वो एक खूबरू नौजवान में बदल चुका था जिस पर आधे से ज़्यादा पाकिस्तान की लड़कियों को क्रश था। दूसरे मुल्क के मद्दाह बड़ी तादाद में उसकी खातिर मैच देखने आते थे। उसने इस मकाम तक आने के लिए दिन रात मेहनत करके अपना नाम बनाया था और आज वाकई दुनिया उसे जानती थी। हाँ तो भाई, इंटरनेशनल क्रश किस हसीन दोशीज़ा के ख्यालात में गुम है? वली उसकी तरफ देखकर शरारत से पूछ रहा था। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी, भोली भाली सी। रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं, कोको कोरीना। इसके गाने के साथ ही बाकी सब भी ज़ोर शोर से उसका साथ देने लगे। गाना ख़त्म होते ही सब एक दूसरे की तरफ देखते ऊंची आवाज़ में हंसने लगे। लगता है मौसूफ के दिल पर कोई बड़ी विश ठा करके लग चुकी है और ये उसके इश्क में गोडे गोडे डूब चुके हैं। जब भी तो अल्फाज खुद ब खुद होंठों से फिसलते ही चले जा रहे थे। मस्ती की बात पर वो क्या लगाकर हंस दिया। कमीनों, खुद भी तो मेरे साथ मिलकर गा रहे थे। अब सारा नज़ला मुझ मासूम पर फेंक दो। वैसे भी अभी तक इस दिल को ऐसी कोई लगी ही नहीं, पर जिस दिन मेरे ख्वाबों की मलका हकीकत की दुनिया में कहीं टकरा गई ना, बस उस दिन तुम्हारे भाई ने उसे अपने कलब के ज़ोर आवर शिकंजे में हमेशा के लिए कैद कर लेना है और ताउम्र उसके गिर्द अपनी बाहों का तिलस्मी हिसार बनाए रखना है। वो ख्वाब किसी कैफियत में बोल रहा था। हाँ, हमारा मुंडा तो बड़ी गहरी बातें करने लगा है। सच बता दे अरसम, अब तो मुझे तुझ पर पक्का शक हो रहा है। वली मशकूक नज़रों से उसे देखने लगा तो उसकी शक्ल देखते ही उसकी हंसी छूट गई। पर इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, उसके मोबाइल पर आने वाली बासिम की कॉल ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। वो पुरसुकून सा मुस्कुराता कॉल सुनने लगा। वो गाड़ी से निकलता, दोनों हाथ पॉकेट की जेबों में डालता मखसूस गली में दाखिल हुआ। गली में मौजूद एक करियाने की दुकान के बाहर उसे आज फिर वही हटा कट्टा आदमी खड़ा नजर आया। काली शलवार कमीज पहने, बाजू कोहनी तक मोड़े, गले में काली ही चादर जो मैली हो रही थी, हल्की दाढ़ी और बड़ी बड़ी मूछें, लंबे बाल जो पीछे से पोनी में मुकीद थे, भारी हाथों में रंग बिरंगी अंगूठियाँ और कलाई में काफ़ी सारे बैंड्स और एक काला मोटा धागा बांध रखा था, जबकि पैरों में काली ही चप्पल पहन रखी थी। हाशिर उसके पास से गुजरने की बजाय वहाँ खड़ा उसके हुलिये का जायज़ा ले रहा था जब वो आदमी एकदम बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ले, अब देख ले सुकून से। इतनी देर से दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहा है, फिर भी तेरी तसल्ली नहीं हो रही ना। ले, तेरे सामने खड़ा हूँ, देख ले मेरे को और हिफज कर ले, क्योंकि तेरे को तो इनाम मिलना है ना, मिलने वाला है मेरे को ताड़ने का। हाशिर जो खड़ा उस आदमी को देख रहा था एकदम उसके पास आने और उसकी ज़ुबान सुनकर सर पटा गया। कैसी बातें कर रहे हो? मैं अक्सर तुम्हें यहाँ इसी जगह फारिग खड़े देखा है, बस यही देख रहा था, कोई काम नहीं करते क्या? वो जो जहनी परेशानी में था, एक राह चलता इंसान के साथ ही बातों में लग चुका था। सोचे ही कुछ ही देर ही सही, पर पीछा तो छोड़ देती। क्यों, मेरी इस जगह पर खड़े होने से तेरे को बिल आ रहा है क्या? और राजा किसी के बाप का नहीं खाता, अपना कमा कर खाता है। तू 2 मिनट में यहाँ से खिसक ले, इससे पहले कि राजा का दिमाग गर्म हो जाए, छू मंतर हो जाए यहाँ से। आया बड़ा। वो उसे देखकर गुस्से से कहता हंकार भर गया, जबकि हाशिर इस राजा नामी अजीब वो गरीब बला को देख कर रह गया। पहले तो जवाब देने का ख्याल उसके दिमाग में आया, फिर ये सोचकर चुप हो गया कि किसके हुए दिमाग का अजीब सा बंदा है। ऊपर से उसका हुलिया भी अजीब डरावना सा था, कहीं एक हाथ जड़ ही ना दे गुस्से में। वो राजा पर यह आखिरी नज़र डालता अपने मतलूब घर में दाखिल हो गया। फरीदी विला में 2 फैमिलीज़ रिहाइश पजीर थी। बड़े भाई करीम आफरीदी, उनकी जोजा ईशा आफरीदी और 2 बेटे बासिम आफरीदी और अरसम आफरीदी, और छोटे भाई अरसल आफरीदी, उनकी जोजा फरीहा आफरीदी और एक बेटी मोमल आफरीदी। माँ बाप की एक एक्सीडेंट में वफ़ात के बाद दोनों भाई ही एक दूसरे का ख़ानदान थे। जहाँ दोनों भाइयों का भी प्यार मिसाली था, वहीं इनकी बेगमों में भी इत्तेफाक भी कमाल का था। मोमिल
घर की चिड़िया थी, हर एक फर्द की लाडली, पर बासिम आफरीदी का मोमल के लिए लाड और प्यार सबसे बाला था। पर इस प्यार को मोमल ने कब किसी और तौर पर लेना शुरू कर दिया, बासिम को इल्म ही ना हो सका। वो ढीले ढाले अंदाज में सोफे पर नीम दराज, एक हाथ में नेल फाइलर पकड़े दूसरे हाथ के नेल्स फाइल करने में मशगूल थी। जामनी साड़ी के साथ पहने छोटे से ब्लाउज से पेट और कमर का आधा हिस्सा सही वाजिया हो रहा था। कंधों तक आते भूरे बाल लापरवाही से एक शाने पर धरे थे। वो पूरी तरह अपने काम में मगन थी। जब मुलाजमा कांपती हाँपती हुई वहां आई, बेगम साहिबा गजब हो गया। उसके यूं बोलने पर जहारा ने घूरते हुए नेल फाइलर नीचे रखा और उसकी तरफ मतवजा होकर सवालिया नजरों से देखा। अब बोल भी चुको, क्या गजब हो गया है? उसके यूं तरह के बोलने पर मुलाजमा ने अपने लब तर किए। बेगम साहिबा, अरमिश बीबी सख्त बुखार में फनक रही हैं। दवाई भी दी थी दोपहर में, पर तबीयत ना संभलने के बजाय मजीद बिगड़ गई। उसके बाद सुनकर जहारा एकदम अपनी जगह से खड़ी हुई। और तुम मुझे ये बात अब बता रही हो? अब यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से चलो उसके कमरे में। वो उसे हुक्म सुनाती खुद भी तेजी से अरमिश के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे में जाकर उसने अरमिश को देखा, जो होशो हवास से बेगाना बिस्तर पर पड़ी थी। तुम जल्दी से जाओ और ड्राइवर को बोलो कि गाड़ी निकाले। अरमिश को अस्पताल लेकर जाना है। और साइमा को भी बुला लो, वो अरमिश को गाड़ी तक ले जाने में मदद करे। उसका हुक्म सुनते ही मुलाजिम सर हिलाती तेजी से बाहर की तरफ बढ़ गई। माम, मिशा को क्या हुआ है? जैन, जो अभी लॉन्च में दाखिल हुआ था, उन्हें देखकर फौरन पास आया। उसको बहुत तेज बुखार है, अस्पताल लेकर जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर परेशानी से अरमिश को देखता सर हिला गया। तुम भी चलो साथ। उनकी आवाज़ सुनकर वो एकदम चौंक कर कुछ सोचने लगा। नहीं, मेरे एक दोस्त के भाई की डेथ हो गई है, वहाँ जाना है मुझे, अभी इस्लामाबाद। बस कुछ सामान लेने ही घर आया था, पैकिंग करके निकलता हूँ बस। आप प्लीज़ मुझे इसकी खैरियत से आगाह करती रहिएगा। उसका बहुत सा ख्याल रखिएगा मेरे आने तक। वहाँ पहुँचकर मैं कॉल करूँगा हमेशा की खैरियत पूछने के लिए। वो तेज़ी से उन्हें बताता। अरमिश के बाद थे वो बोसा देकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया पैकिंग करने। अस्पताल पहुँचते ही उसे इमरजेंसी में ले जाया गया। उसे 104 बुखार था, जो लापरवाही की वजह से बिगड़ गया था। ट्रिप खत्म हुई तो जहां आरा के इशारे पर कमरे से वो बाहर निकल आई, जबकि जहां आरा डॉक्टर की हिदायत सुन रही थी। वो मोबाइल पर उंगलियां चलाता कॉरिडोर से गुजर रहा था, जब अचानक एक उदास वजूद उससे टकराया। वो मुकाबिल वजूद के गिरने से कबल ही उसकी कमर में हाथ डालकर उसे सहारा दे गया था, जबकि वो भी गिरने के खौफ से तेजी से उसकी जैकेट का कॉलर मुट्ठियों में जकड़ गई। दोनों तरफ से ही ये गैर इरादी अमल था। अरशम ने चौंक कर उसके चेहरे को देखा, जहाँ पर खौफ और हरास छाया हुआ था। रंगत एकदम मजीद पीली पड़ गई थी, जबकि गुलाबी होंठ कपकपाने लगे थे। अरशम का दिल एक पल को बहुत शिद्दत से धड़का था, पर वो जल्द ही खुद पर अपने बेकाबू होते दिल पर काबू पा गया। थोड़ा संभलते ही तेजी से वो उसका कॉलर छोड़कर पीछे हट गई, मगर नाकाहत के बाइस लड़खड़ा गई। उसके एकदम से पीछे होकर लड़खड़ाने पर वो उसकी कलाई थामकर उसे सहारा दे गया। आर यू ओके प्रीटी गर्ल? वो उस छोटी सी लड़की की उड़ी हुई रंगत देखकर नरमी से इस्तफसार करने लगा। हाँ मैं सर हिलाती अपना हाथ खींच गई। सामने से आती जहां को देखकर वो आंखों में खौफ लिए अपनी माँ की तरफ बढ़ गई, जबकि वो हैरान खड़ा उस छोटी सी लड़की के बारे में सोच रहा था, जो उसे देखकर दूसरी लड़कियों की तरह ना ही चीखी, ना ही ऑटोग्राफ मांगा और ना ही सेल्फी की फरमाइश की। यहाँ तक कि हर्षम ने उसके चेहरे पर कोई एक्साइटमेंट ना देखी ना महसूस की। ऐसा मुमकिन ना था कि वो उसे जानती ना हो। आखिर इतना बड़ा स्टार बन चुका था वो, और जो लोग क्रिकेट के दीवाने नहीं भी होते, वो क्रिकेटर्स को जानते और पसंद जरूर करते हैं। अजीब लड़की थी, पर हाँ, एक पल को ही सही वो अरशम आफरीदी की दिल को आज पहली बार जरूर धड़का गई थी। शेम ऑन यू अरशम आफरीदी, छोटी बच्ची थी वो। खुद को डपटता वो सर झटक कर आगे बढ़ गया। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। जहां आरा मोबाइल पर मसरूफ थी, जबकि अरमिश आंखें मुद्दे खिड़की से सर टिकाकर बैठी थी। खिड़कियों के शीशों पर ब्लाइंडर्स लगा रखे थे। अचानक टायर पर फायर किया गया, जिसकी वजह से वो फिसल गया। ड्राइवर ने एकदम ब्रेक लगाई। गाड़ी रुकते ही दो नकाबपोश तेजी से दरवाज़ा खोलते उन पर बंदूक तान गए। एक नकाबपोश ड्राइवर के सर पर बंदूक तान कर खड़ा था, जबकि दो पीछे। एक नकाबपोश ने हाथ बढ़ाकर अरमिश का बाजू पकड़ा और उसे खींचकर बाहर निकाला। ये सब लम्हों का खेल था, उन्हें संभलने का मौका भी ना मिल सका। नकाबपोश के हिसार में जाते ही अरमिश चीखने लगी, जिसमें जहां की चीखें भी शामिल हो चुकी थी। वो दो नकाबपोश अरमिश को अपनी तरफ गिरफ्त में लेकर एक लम्हा ज़ाया के बगैर ड्राइवर और जहां को बंदूक के दस्ते से जख्मी करके चीखती चिल्लाती अरमिश को अपने साथ ले गए। उस दिन वाली तल्ख कलामी के बाद मोमल और बासिम के दरमियान कोई बात ना हुई थी। अरशम जिस वक्त खड़ होता वो कमरे से ही ना निकलती, पर मिनाहिल और उसकी अटैचमेंट बहुत हो चुकी थी। बासिम की गैर मौजूदगी में वो सारा वक्त मोमल के पास ही होती थी।
बासिम अपना बिजनेस पाकिस्तान ही शिफ्ट कर रहा था। उसका इरादा पाकिस्तान में रहने का था हमेशा के लिए, क्योंकि वो मज़ीद अपने माँ बाप से दूर नहीं रहना चाहता था और ना ही उन्हें अपनी जुदाई का दुख देना चाहता था। इसीलिए आजकल वो बिजनेस सेट करने के में मसरूफ़ था। उसके घर से निकलते ही मोमिल मिनाहिल को अपने पास ले आती थी। अभी भी वो मिनाहिल को सुलाकर उसके कपड़े प्रेस कर रही थी जब दरिया वहाँ आई। दरिया उसकी बचपन की दोस्त थी और कॉलेज में भी दोनों साथ ही रही थी। बासिम के अलावा एक वो थी उसकी राजदार। उसे कमरे में दाखिल होते देख वो एकदम भागकर उसके गले लग गई। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज दरी, बेवफा औरत, इतने हफ्तों के बाद आखिरकार आज तुम्हें मेरी याद आ रही है। उसके खौफ की बड़ी शिकवे पर दरिया का जोरदार कहका कमरे में गूंजा तो मोमिल गड़बड़ाकर तेजी से उसके मुंह पर अपना हाथ जमा गई। पागल हो गई हो क्या जो चुड़ैलों की तरह हंस रही हो? तुम्हारी इस कदर सुरीली आवाज़ सुनकर अभी मिनाहिल उठ जाती। वो उसके मुंह से हाथ उठाकर मिनाहिल की तरफ देखती फिक्रमंदी से बोलती जा रही थी, जबकि दरिया हौनक बनी उसका चेहरा तक रही थी। मोमिल की नज़रों के ताक़ुब में उसने बेड की जानिब देखा तो वहाँ सोए हुए छोटे से बच्चे को देखकर ठिठक गई। अरे मम्मी, ये दोनों बच्चे चोरी करने कब से शुरू कर दिए? उसे यूँ आंखें फैलाकर पूछने पर मोमिल से उसके कंधे पर थप्पड़ रिसीव किया, जिस पर दरिया आह करके रह गई। फुजुल मत बको बदतमीज़, इतने बुरे दिन नहीं आए अभी मेरे जो तुम्हारे वाले काम शुरू कर दूँ। कहते साथ कमरे में मौजूद सोफे की तरफ बढ़ गए तो दरिया ने भी उसकी तकलीद की। अच्छा बता भी दो, इतना प्यारा बेबी किसका है और तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ऐसा क्या पिला दिया बच्ची को जो यूं टुन होकर सो रही है दिन के वक्त? उसके सीरियस होकर पूछने पर वो सर झुकाकर अपनी गोद में तेरे हाथों को देखने लगी। बच्चों का कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता सोने का, और ये वैसे भी रोज़ दिन में सोती है। और ये मिनाहिल बासिम आफरीदी है। उसके धीमे लहजे में बोले गए जुमले पर दरिया ने झटके से उसकी जानिब देखा। क्या? उसकी चीख पर मोमिल फिर से उसके मुंह पर हाथ जमा गई। पागल हो गई हो क्या? उठ जाएगी वो तुम्हारी खौफनाक आवाज़ सुनकर। वो उसको डपट कर बोली, जबकि दरिया सदमे से उसे देख रही थी। मिनाहिल बासिम अफरीदी, मतलब ये OMG, ये बासिम भाई की बेटी है। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं, जबकि मोमिल आंखें घुमाकर रह गई। इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो दरी तुम? ऐसे जैसे तुम्हें तो इल्म ही ना हो कि उनकी एक बेटी भी है। बिला वजह ही वो कमरे में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी, जबकि दरिया उसे बहुत गौर से देख रही थी। तुमने मुझे बताया नहीं मम्मी के बासिम भाई पाकिस्तान आ चुके हैं? चलो वो बात तो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि उनकी बेटी तुम्हारे पास क्या कर रही है? वो तो जैसे बाल की खाल उतारने का इरादा किए बैठी थी, क्योंकि मुझे बहुत प्यारी है ये, मेरे दिल के बहुत करीब है ये। इसका क्या कसूर जो अपनी माँ से बिछड़ गई, वो भी इस उम्र में जब बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत माँ की गोद की ही होती है। मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ दरिया। मैं नहीं चाहती कि इसकी ज़ात में किसी किस्म का कोई खला रहे। मैं इसे एक परफेक्ट इंसान देखना चाहती हूँ। मैं इसकी माँ की जगह नहीं लेना चाहती, क्योंकि माँ का कोई नेमुल बदल इस पूरी दुनिया में नहीं बनाया ऊपर वाले ने। पर मैं इसे इतना प्यार और इतनी तवज्जो तो दे सकती हूँ ना कि इसके जहन में हर वक्त ये ख्याल ना रहे कि इसके सर पर माँ का साया नहीं। दरिया हैरत से उसे देख रही थी, जिसकी आंखों में बात करते वक्त आंसू चमकने लगे थे। मोमिल, तुम पागल हो गई हो क्या? जानती भी हो क्या इरादे की बैठती हो? आज या कल कभी ना कभी तो तुम्हें शादी करके यहाँ से रुखसत हो जाना है। बासिम भाई की भी अपनी लाइफ है, उनकी इकलौती बेटी है। तुम्हें क्या लगता है वो आराम सुकून से अपनी बेटी तुम्हारी गोद में डाल देंगे? वेट, कहीं तुम फिर से बासिम भाई को हासिल? शट अप दरिया। दरिया की बात मुकम्मल होने से पहले ही मोमिल सुर्ख चढ़ा लिए उसकी बात काट गई। उसका दिल पे ये बात तीर की तरह लगी थी। उसे मिनाहिल से कोई गर्ज ना थी, ना ही उसके जहन में ऐसी कोई गिरी हुई सोच आई थी। मिनाहिल से उसका प्यार और लगाव बहुत खास था, ममता से भरपूर, हर गर्ज और लालच से पाक। मोमिल, तुम्हें बासिम भाई से बात करनी चाहिए। अब तो वो अकेले हैं कि अब तक तुम्हारी मोहब्बत पर ईमान ले आए। दरिया की बात पर उन नफ़ी में से हिला गई। मैं तब ना समझती दरी, इसीलिए अपने जज्बात की तौहीन और अपनी ज़ात की तस्लील करवा बैठी। पर अब मैं बाशऊर हो चुकी हूँ। मोहब्बत अब भी बेतहाशा है उस सितमगर से, पर अपनी ज़ात की तस्लील और जज्बात की तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकती अब। पहले टूट कर संभल गई थी, पर अगर अब टूटी तो बिखर जाऊंगी। दरिया अफसोस से उसके गालों पर फिर चलते हुए आंसू देख रही थी। जानती हो दरी, हम जब किसी चीज़ या इंसान को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना, कि बस हमारा ही है, हमें ही मिलकर रहेगा, तो है वो चीज़ या इंसान हमसे छीन लिया जाता है, महदूद मुद्दत के लिए या फिर हमेशा के लिए। मैं भी इस वक्त अपनी मोहब्बत को लेकर बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी, और यही ओवर कॉन्फिडेंट मुझे ले डूबा और अपनी मोहब्बत से मिलने से पहले ही बिछड़ गई मैं। वो कहती फूट फूट कर रो दी, जबकि दरवाजे के बाहर खड़ा वजूद लब भींचे सर्द आंखें लिए वहाँ से हट गया। वो सर घुटनों पर रखे ज़मीन पर बैठी पतराई हुई आंखों से गैर मरी नुक्ते को घूर रही थी। दिमाग में सुबह होने वाली सारी बातें घूम रही थी। सुबह वो किचन में खड़ी कुक से नाश्ता बनवा रही थी, जबकि हाशिर सो रहा था।
उसके बाद हाशिर से उसकी कोई बात ना हुई थी। वो ऊपर वाले के फैसले पर सब्र कर चुकी थी। शादी के दूसरे माह से ही हाशिर का रवैया उसके साथ बहुत अजीब हो गया था, पर इससे हाशिर से बहुत मोहब्बत थी। वो अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो चुकी थी, पर अंदर से परेशान थी, क्योंकि जानती थी हाशिर को बच्चों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और इसीलिए वो शादी के दूसरे महीने ही अपनी इस ख्वाहिश का इज़हार कर चुका था। पर कुछ महीनों से कोशिश करने के बावजूद भी जब उन्हें ये खुशखबरी ना मिली तो उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगा। नूरिया को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो कहती थी कि अभी इनकी शादी को अरसा ही कितना हुआ था। जो वो लोग इस कदर परेशान होते, पर हाशिर की ज़िद के आगे वो बेबस थी। आए रोज़ किसी नए डॉक्टर के पास ले जाता, हालांकि उनकी सारी रिपोर्ट्स क्लियर थी। पर जब इसे पता चला कि खामी इसमें नहीं बल्कि हाशिर में है तो वो चुप कर गई, सब्र कर बैठी। पर हाशिर ने सब्र नहीं किया। सुबह नाश्ता बनवा रही थी जब हाशिर किचन में आया। नूरिया, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, रूम में आओ। नूरिया ने कुक को नाश्ते का मेन्यू बताया और ख़ुद हाशिर के पीछे ही कमरे में चली गई। जब वो कमरे में पहुंची तो हाशिर सोफे पर बैठा था। उसके इशारे पर वो भी उसके साथ जाकर बैठ गई। नूरिया, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ मेरी पूरी बात तहम्मुल से सुनना और समझना। वो उसकी तरफ रुख मोड़कर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम गया। नूरिया ने नासमझी से उसके चेहरे की तरफ देखा। देखो नूरिया, तुम जानती हो ना मुझे किस कदर ख्वाहिश है बच्चों की, तुम जानती हो ना। उसके पूछने पर वो इस बात में सर हिला गई। नूरिया, मैं बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ खुद को, बहुत ज़्यादा। मेरे अंदर ये ख्वाहिश इतनी ज़ोर पकड़ चुकी है कि मैं इस पर काबू पाना मुमकिन नहीं। इसलिए मैंने कुछ सोचा है। देखो नूरिया, ये तुम्हारी औलाद भी तो हमारी औलाद ही होगी ना। तुम्हारे वजूद का हिस्सा मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्यारा होगा, मेरी औलाद। मैंने सोचा है नूरिया कि मेरा मतलब है हम दोनों तलाक ले लेते हैं। मैं तुम्हें कुछ अर्से के लिए तलाक दूंगा और तुम इद्दत पूरी होने के बाद किसी आदमी से निकाह कर लेना। फिर खुशखबरी मिलते ही तुम वापस हमारे घर आ जाना। मैं किसी फ्लैट में रह लूँगा और बच्चा होते ही तुम उसे तलाक ले लेना। फिर हम निकाह कर लेंगे। फिर हम तीनों हमेशा एक दूसरे के साथ बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे, तुम, मैं और हमारा बेबी। मैं किसी आदमी का पता करता हूँ जो पैसे लेकर हमारा काम कर दे। सिर्फ कुछ अर्से की ही तो बात है। वो बोलता जा रहा था और जो कुछ भी उसके दिमाग में था, जबकि नूरिया हैरत और बेयकीनी से उसे देखती जा रही थी। उसकी ज़ुबान गंग हो चुकी थी। ये सामने बैठा शख्स कितनी घटिया सोच का मालिक था। कौन था ये? वो तो उसे ना जानती थी। ये तो वो हाशिर ना था जिससे उसने मोहब्बत की थी, जो अब उसका महबूब शौहर भी था। फिर एकदम होश में आती उससे अपना हाथ छुड़ा गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी इस कदर घटिया और बेगैरत निकलोगे तुम। हाशिर, अपनी बीवी का सौदा करना चाह रहे हो तुम। याद रखना, मैं मरना भी पसंद करूँगी पर ऐसा घटिया काम नहीं करूँगी। वो चीखती उसका कॉलर अपने हाथों में जकड़ गई। ऐसा तो तुम्हें हर हाल में करना पड़ेगा मेरी जान, वरना फिर मेरा मरा हुआ मुंह देखने के लिए तैयार हो जाओ। वो उसके हाथों से अपने कॉलर छुड़ाता हुआ बोला। मर जाएं बेशक, पर मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। उसकी बात ख़त्म होने से पहले हाशिर ने बेड की साइड टेबल पर रखी छुरी उठाकर अपनी कलाई पर रख ली। बोलो, मेरा साथ दोगी या नहीं? उसके घबराने पर वो लब भींचकर नफ़ी में सर हिला गई। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था खौफ के बाइस। उसकी आंखों में देखता वो छुरी का दबाव बाजू पर बढ़ा गया। एकदम खून की धार तेज़ी से फर्श पर गिरती फर्श को रंगीन कर गई। हाशिर, वो चीखती हुई इसकी तरफ दौड़ी जब उसे फासले पर हो गया। हाँ या ना? उसके पूछने पर वो छुरी का दबाव फिर से ज़्यादा कर गया। हाँ हाँ हाँ, मैं ऐसे ही करूँगी जैसे जैसे आप कहेंगे। आप प्लीज़ इसको साइड पर करें, हम डॉक्टर के पास चलें। आपका खून। वो अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखती बिलखने लगी। थैंक यू सो मच मेरी जान, मैं जानता था तो मेरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करोगी। उसका माथा चूमता कलाई पर कपड़ा रखे डॉक्टर को कॉल करने लगा ताकि पट्टी करवा सके। पट्टी करवाने के बाद वो गाड़ी भगाता घर से निकल गया, जबकि वो वहीं फर्श पर बैठी पथराई हुई आंखों से गैर मरई नुक्ते को घूर रही थी। वो चीख कर अब थक चुकी थी। आंसू बहा बहाकर आंखें खुश्क हो चुकी थी, पर कोई इसकी पुकार सुनने या हालत देखने वाला मौजूद ना था। वो ये सोच कर थक चुकी थी, आखिर ऐसा जुल्म किसने किया था उसके साथ? उसने कभी किसी का क्या बिगाड़ा था? वो तो अपने घर वालों के अलावा किसी को जानती तक ना थी। तो फिर उसकी किसके साथ दुश्मनी थी? अभी भी वो ज़मीन पर बैठी दोनों बाजू टांगों के गिर्द लिपेटे सिर घुटनों में दिए बैठी थी जब कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो डर के मारे आंखें ज़ोर से बंद कर गई। खौफ से थरथराता वो नाजुक सा वजूद इस काबिल रहम हालत में था। आने वाले ने अंधेरे में ही स्विच बोर्ड टटोलते कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर दी। तारीकी में डूबा कमरा रोशनी में नहा गया। कैसी हो मेरी प्यारी? शनासा आवाज़ सुनते उसने झटके से सर ऊपर उठाया। उसे देखती हुई भागती उसके गले जा लगी।
शुक्र है आप आ गए, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे घर जाना है, प्लीज़ मुझे यहाँ से। वो रोती कांपती खौफ के सख्त हिसार में थी, पर किसी बहुत अपने को इस कदर नज़दीक देखकर दिल हल्का फुल्का हो चुका था। अब इसे कोई कुछ नहीं कह सकता था। अगर घर ही ले जाना होता तो यहाँ क्यों लेकर आता तुम्हें मेरी जान? बहुत मुश्किल से तो मैसर आई हो मुझे तुम। आज तो जश्न का इंतज़ाम होगा। वो मायने खींचती बातें और मकरू हंसी सुनती एक झटके से उससे अलग हुई और उसकी आंखों में नजर आती खबासत देख होंठों पर हाथ रखती बेयकीनी से नफ़ी में सिर हिला गई। वो कम उम्र नादान ज़रूर थी, पर खुद पर उठने वाली नज़रों का मतलब खूब जानती थी। उसका दिमाग कह रहा था वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, पर दिल इतने बड़े धोखे को सहने पर आमादा ना था। तुम जानती हो कितना इंतज़ार किया मैंने सिर्फ आज के दिन के लिए, और देखो आखिरकार मुझे मेरे सब्र का फल मिल ही गया। और मैं जानता हूँ ये फल निहायत मीठा और लजीज होगा। क्यों, सही कहा ना? उसकी बात के जवाब में वो बेसाख्ता अपना हाथ उठा गई, जो उस फरेबी और घटिया इंसान के चेहरे पर अपनी छाप छोड़ गया। यू हिम्मत कैसी हुई तेरी मुझ पे हाथ उठाने की? हाँ बोल। वो तेज में आता उसके बाल मुट्ठी में जकड़ गया। अब देख तेरा क्या हाल करता हूँ मैंने सोचा था तुम नाजुक सी हो, तुम प्यार प्यार से ही काम निकलवा लूंगा, पर अब समझ आया कि प्यार वाली औकात ही नहीं तुम्हारी। बस देखती जाओ और सहती जाओ। अब उसे बालों से ही खींचता ले जाकर बेड पर धक्का दे गया। उसकी आह फरियाद और चीखों पुकार को नज़रअंदाज करते हुए वैश्याना अंदाज में उस पर झुकता उसे नोचता घसोटता चला गया। फिर 2 दिन बाद जब खुद का दिल भर गया तो उसे अपने आवारा दोस्तों के आगे फेंक दिया। तीसरे दिन वो मासूम जान खुद पर मजीद जुल्म ना सहते मरने के करीब पहुंच गई तो उसे गाड़ी में डालकर एक सुनसान सड़क पर फेंक गए। वो कल रात ही घर वापस लौटा था। बासिम के साथ गपशप करने और मिनाइल के साथ बहुत सा खेलने के बाद उसने अपने कमरे का रुख किया। बेड पर गिरते ही जैसे ही आंखें बंद की तो एक नाजुक चांद का मासूम सा चेहरा आंखों के पर्दे पर लड़ाया। वो बहुत छोटी सी थी, उससे कम से कम 7-8 साल छोटी लग रही थी देखने में, पर उसके दिल को बुरी तरह धड़का चुकी थी। रात इसे सोचते सोचते कब उसकी आंख लगी पता ही ना चल सका। अब भी वो सबके साथ नाश्ता करने के बाद लाउंज में मोमल और मिनाहिल के साथ बैठा था, पर उनके साथ होते हुए भी वहाँ मौजूद ना था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सलाम की आवाज़ पर उसने नज़र उठाकर देखा तो सामने दरिया खड़ी थी। वालेकुम सलाम, कैसी हो दरिया? बड़े लंबे अरसे बाद नजर आई हो। वो खुशगवार लहजे में बोला तो उसके हसीन चेहरे को देखती दरिया का दिल बहुत ज़ोर से धड़का। वो कहाँ जानती थी कि उसे इतना अच्छा सरप्राइज़ मिल जाएगा। अपने दिलदार को इतनी देर बाद रूबरू देखकर सुकून की एक लहर पूरे वजूद में सरायत कर गई। हम तो यहाँ ही होते हैं, आप ही गायब रहते हैं। भाई इतने बड़े स्टार जो बन चुके हैं, वाह। अब तो लगता है आपसे मिलने की खातिर बाकायदा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी हम गरीब लोगों को। उसकी बात पर वो कहकर लगाकर हंस दिया, जबकि दरिया अपने बेकाबू होते दिल को संभालने की जतन करने लगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जानती तो हो अभी तो क्रिकेट से ब्रेक मिली है। मेरा इरादा तो दोस्तों के साथ घूमने फिरने का था, पर इस मोमल चुड़ैल ने कॉल्स कर करके जान खाली हुई थी मेरी। वो शरारत से कहता मोमल की गोद में बैठी मिनाइल को उठाकर वापस अपनी जगह पर बैठा। अरे अरसम भाई, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, बल्कि आप होंगे जिन। उसके चीखने पर अरसम और दरिया हंसने लगी, पर उनकी बुखलाहट हंसी में तब बदली जब मिनाहिल एकदम गला फाड़ कर रोने लगी। मोमल इसके रोने पर बेताब होती और एकदम से उठकर उसकी तरफ बढ़ी, पर अगले ही लम्हे उसके कदम अपनी जगह पर थम गए और आंखें हैरत से फैल गई। मामा, मीनू को मामा पास जाना, मामा। मिनाहिल रोती हुई अपने हाथ मोमल की तरफ बढ़ा चुकी थी, जबकि वहाँ मौजूद तीनों नफूस ताकत हो चुके थे। सबसे पहले अरसम इस ट्रांस से बाहर निकला था। पकड़ लो भाई इस चुड़ैल को, रात को तो मेरे साथ इतना खेल रही थी, अब देखो तुम्हें देखते ही मुझे भूल गई। वो उसकी बात का असर कम करने की खातिर शरारत से बोला। आ जाओ मेरी जान, मीनू को मेरे पास आना था, मेरे साथ खेली करनी है। वो उसे गोद में लेकर गुदगुदी करने लगी तो वो खिलखिलाकर हंसने लगी, जबकि अरसम बहुत गौर से मोमल की आंखों की चमक देख रहा था और दरिया अरसम को। कुछ देर मजीद उनके साथ बैठने के बाद वहाँ से निकल पड़ा, क्योंकि उसे कुछ दोस्तों से मिलना था। दरिया भी घर से कॉल आने के बाद वहाँ से चली गई तो मोमिल मिनाइन को लिए किचन की तरफ बढ़ गई, क्योंकि उसे शदीद भूख लग रही थी। मीनू बेबी, आप यहाँ पर बैठकर एप्पल खाओ, तब तक मैं जल्दी जल्दी अपने लिए सैंडविच बना लूँ, ओके। वो उसे चेयर पर बैठाकर एप्पल काट कर प्लेट में रखती उसके आगे रखकर पूछने लगी, जिस पर मोमिल ज़ोर शोर से सर हिलाते अपने सामने मुझे छोटे छोटे दांतों की नुमाइश करने लगी। मोमिल को उसकी इस प्यारी सी हरकत पर इतना प्यार आया कि वो एकदम झुकती इसके गाल चटाचट चूम गई, जिस पर मिनाइल खिलखिलाकर हंसती। वो भी मुस्कुराती से प्यार से देखने लगी। उसे यूँ मुस्कुराते उसने जैसे ही सर उठाया तो निगाहें किचन के दरवाजे के बीचों बीच खड़े बासिम से टकराई, जो ब्लैक पेंट कोट पहने दोनों हाथ पेंट की जेबों में डाले खड़ा सर्द नज़रों से उसे देख रहा था। उसे देखते ही मोमिल का रंग खौफ से सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि वो
वाज़ी अल्फाजों में इसे धमका चुका था कि मिनाहिल के आसपास भी नजर न आए। मोमिल ने चोर नज़र एप्पल खाती मिनाहिल पर डालकर दोबारा अरसम की तरफ देखा, जो खा जाने वाली नज़रों से उसे ही देख रहा था। वो जल्दी से उस पर से नज़र हटाती रुख मोड़कर चूल्हे की तरफ मुतवज्जह हो गई, जबकि वो उसकी कमर पर झूलती लंबी चूटी को देखता रह गया। उसे अच्छे से याद था मोमिल को लंबे बाल शुरू से ही पसंद ना थे, बल्कि वो तो जिद करवा के बाल छोटे करवाती थी। पर उसे ये भी याद था कि वो एक दफ़ा मोमिल के खूबसूरत सियाह और घने बालों की तारीफ कर गया और साथ उसको लंबे करने की ख्वाहिश भी। पासिम भाई प्लीज़ मेरे साथ सैलून चलेंगे आप? अरसम भाई ने तो जाना था पर वो क्रिकेट खेलने चले गए। आप प्लीज़ चलें मेरे साथ। वो बासिम के पास सोफे पर बैठती हुई बोली, जहाँ वो लैपटॉप खोले सामने काम करने में मसरूफ़ था। उसकी आवाज़ सुनते ही लैपटॉप बंद करता उस पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जह हो गया। भला ऐसा मुमकिन था कि वो अपनी गुड़िया को नज़रअंदाज करता? क्यों भाई, मेरी छोटी सी गुड़िया को सैलून किस लिए जाना है? वो शरारत से उसका नाक दबाता हुआ बोला, मुझे हेयर कट लेना है, देखिए कितने लंबे हो गए हैं। वो एकदम जूड़े में बंधे बाल कैचे की गिरफ्त से आज़ाद कर गए, तो लंबे घने से आवाज़ लहराते उसके कंधे और कमर पर फैल गए। बासिम के मुंह से बेख्तियार माशाल्लाह निकला था, इतने हसीन बाल है तुम्हारे, क्यों बिगड़वाने पर तुली हो? कोई हेयर कट नहीं लेना, चलो भागो यहाँ से। शाबाश, और ये ख्याल भी दिमाग से निकाल लो। उसका कोरा जवाब सुनकर मोमिल का मुंह बन गया। बासिम भाई प्लीज़, हम सब फ्रेंड्स ने सेम हेयर कट डिसाइड किया है। अच्छा प्लीज़ अब मान जाए ना। उसकी मिन्नत पर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। जल्दी से रेडी होकर आ जाओ, 2 मिनट में मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, और याद रखो ये आखिरी दफ़ा है बस। मुझे तुम्हारे बाल लंबे पसंद है, आ जाओ अब जल्दी। उसके बाल बिगाड़ कर गाड़ी की चाबी उठाकर बाइक की तरफ बढ़ गया, जबकि मोमिल खुशी से चीखती अपने कमरे की तरफ भागी ताकि अपना हुलिया दुरुस्त कर सके। इससे पहले कि बासिम मजीद सोचों में गुम रहता, मिनाहिल की चीख से होश में ले आया। उसने मिनाहिल के चीख कर रोने पर उसकी नज़रों के ताक़ुब में मोमिल की तरफ देखा तो उसका दिल उछल कर हलक में आ गया था। वो पैन चूल्हे से उतारकर शेल्फ पर रखे न जाने किस सोच में गुम थी, जबकि उसके दुपट्टे का एक पल्लू आग पकड़ चुका था, जो कि तेज़ी से ऊपर तक फैल रही थी। पर वो इस सबसे अनजान अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। वो तेज़ी से भागता है, एक ही जिस्म में मोमिल को अपनी तरफ खींचता, दूसरे हाथ से उसका दुपट्टा उससे अलग करके ज़मीन पर कुछ फासले पर फेंक गया, जबकि मोमिल, जो बासिम के गुस्से से घबराती आलतू जलालतू का विर्द कर रही थी, मिनाहिल की चीख सुनती रुख मोड़ने ही लगी थी, पर उससे पहले ही वो उसे खींचकर अपने साथ लगा चुका था। आग लगे दुपट्टे को देखती और मिनाहिल को रोते देखती पूरी तरह खौफज़दा हो चुकी थी। वो बासिम उसका खौफ से थरथराता वजूद अपने साथ लगाए एक मिनाहिल की तरफ बढ़ा, जो रोती हुई उसकी तरफ हाथ बढ़ा रही थी। बासिम उसे उठाता अपने कंधे से लगा गया। अब उसके एक कंधे से मिनाहिल लगी थी, जबकि दूसरी तरफ मोमिल खौफ के ज़ेरे हिसार उसके दूसरे कंधे से लगी उसका कोट मुट्ठी में दबोचे खड़ी थी। मिनाहिल का तो रोना बंद हो चुका था और वो बासिम की गर्दन में मुंह छुपाकर अपनी तरफ से छुपी हुई थी। खौफ ज़ाहिल होते ही मोमिल अपनी पोजीशन का एहसास करती तेज़ी से बासिम से दूर हुई, पर इतनी ही तेज़ी से वो उसकी कमर में बाजू डालकर उसे दोबारा अपनी तरफ खींच गया। उसके मजबूत हाथ की सख्त गिरफ्त अपनी कमर पर महसूस करते वो सिसक कर रह गई। क्या कर रही थी तुम बेवकूफ़ लड़की? मरने का ज़्यादा ही शौक है तुम्हें क्या? अगर मैं ना यहाँ ना होता तो अभी जलकर मर जाती हो। तुम्हें किस पागल ने कहा था ये इतना लंबा थान लेकर चूल्हे के आगे खड़ी हो जाओ? उतार कर साइड पर नहीं रख सकती थी क्या? अभी रोना किस बात का है? जिंदा सलामत बच गई हो, इस बात का शौक मना रही हो क्या? वो गुस्से से फिक्र में उस पर बरस रहा था, जबकि मोमिल की आंखें उसके सर्द रवैये और सख्त बातों पर बरस रही थी। महबूब के सख्त अल्फाज और बेतनाई किस तरह जान को अज़ाब में डालती है, मोमिल से बढ़कर कौन जानता था। देखो लड़की, अगर तुम 2 मिनट के अंदर अंदर चुप ना बाबा। इससे पहले वो अपनी बात मुकम्मल करता, मिनाहिल की गुस्से भरी पुकार पर हैरत से अपने कंधे से लगी इस छोटी सी आफत को देखने लगा। यू शाउट। वो गुस्से से छोटे से नाक के नथने फुलाए मोमिल की तरफ इशारा करके अपने बाप से पूछ रही थी कि मोमिल पर क्यों चिल्ला रहा है। गुस्से से बासिम को देखती वो दोनों हाथ मोमिल की तरफ बढ़ा चुकी थी। मोमिल खुद को बासिम की गिरफ्त से आज़ाद करवाती मिनाहिल को झपटते तेज़ी से किचन से निकल गई, जबकि बासिम हौनक बना खड़ा ये सोच रहा था कि उसकी इंसल्ट ही नहीं हो गई। आखिर ये सब क्या था? वो बेयकीनी से बुड़बुड़ा के किचन के दरवाजे की तरफ देखने लगा, जहाँ से अभी वो दोनों बुलाएं अभी गई थी। हाशिर आज फिर उसी मखसूस गली में दाखिल और हस्बे मामूल उसे वही राजा नामी भला अपने जैसे चंद आवारा आदमियों के साथ खड़ी नजर आई। इससे पहले वो राजा के करीब से गुजर कर आगे जाता, यकलख्त उसके दिमाग में एक कोंदा लपका। वो अपने दिमाग में आने वाले ख्याल को अमली जामा पहनाने के लिए जल्दी से राजा की तरफ लपका। राजा जो सिगरेट पीता एक आदमी से बात करने में मसरूफ़ था, उसने हाशिश को अपने पास रुकते देखकर आबरू उचकाकर उसकी तरफ मत देखा। उसकी तरफ नज़रों को महसूस करते हाशिर से
हाशिर ने अपना हलक तर्क किया। क्या राजा, तुम साइड पर आकर सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन सकते हो? हाशिर की बात पर राजा के माथे पर सिलवटें पड़ चुकी थी। क्यों बे, राजा तेरे बाप दादा का नौकर है क्या जो तू राजा को ऐसे हुक्म सुनाएगा? और राजा तेरी बात मानता, तेरी जी हजूरी करेगा? राजा हूँ मैं, राजा जो अपने अलावा किसी की नहीं सुनता, अपने बाप की भी नहीं, समझा? उसके भपड़ने पर हाशिर गड़बड़ा गया। उसके पूछने पर तेजी से सर हिला गया। देखो राजा, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ, तुम्हारे फ़ायदे की बात है। अगर तुम्हें मंजूर हो तो ठीक, वरना तुम अपने रास्ते में अपने। यकीन रखो तुम्हें बहुत फ़ायदा हासिल होगा इससे। वो जैसे राजा की मिन्नत कर रहा था। उसकी बात पर राजा ने जांचती नज़रों से उसे सर से पैर तक देखा। वैसे तो राजा किसी की बाप की नहीं सुनता, पर अगर फ़ायदे वाली बात हो तो राजा पीछे भी नहीं हटता। उसने रौब से कहते पास खड़े आदमी को वहाँ से जाने का इशारा किया। हाँ बोल, अब क्या काम है और इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? राजा के सवाल पर हाशिर गली में यहाँ वहाँ देखता थोड़ा महतात होकर राजा के कुछ और करीब हुआ। देखो राजा, पहले मेरी पूरी बात गौर से सुनना और समझना। एक जवान लड़की है, शादीशुदा है, पर उसका शौहर बच्चे पैदा नहीं कर सकता। उस लड़की को बच्चों की शदीद ख्वाहिश है, जबकि वो अपने शौहर से भी बहुत मोहब्बत करती है। अब औलाद हासिल करने के लिए वो चाहती है अपने शौहर से तलाक लेकर किसी दूसरे मर्द से निकाह कर ले, और जैसे ही औलाद की खुशखबरी मिले वो दूसरे शौहर से अलहदगी इख्तियार कर ले। बच्चा पैदा होने के बाद तलाक लेकर अपने पहले शौहर से निकाह वापस कर ले। इस सब के लिए उसे एक काबिल भरोसा मर्द की ज़रूरत है जो उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर सके। उसके कुछ और बोलने से पहले राजा हाथ उठाकर उसे रोक गया, जिसे देखता हाशिर उसी वक्त अपना मुंह बंद कर चुका था। तो ये सारी रामलीला मुझे क्यों सुना रहा है? क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम ये काम करो। मैं मखसूस मुद्दत के लिए इस लड़की का शौहर बनकर इस काम के लिए तुम्हें मुँह मांगा मुआवजा दिया जाएगा। राजा ने आज तक ऐसा काम नहीं किया, ना ही राजा करेगा। उसके दो टोक जवाब पर हाशिर को परेशानी ने घेर लिया, क्योंकि इतनी जल्दी वो किसी ऐसे आदमी का इंतज़ाम नहीं कर सकता था, जबकि वो एक कम अज़ कम ही जल्द करना चाहता था। तब भी नहीं है कि वो लड़की भला की खूबसूरत हो जिसे देखकर तुम्हारा ईमान डगमगा जाए। हाशिर कहता साथ ही जेब से मोबाइल निकालकर नूरिया की तस्वीर उसके सामने कर गया। राजा आंखें फाड़े सामने मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आती इस परिवेश की तस्वीर को देख रहा था। चांद जैसे हसीन चेहरे पर कातिल सुनहरी आंखें, जिनकी कशिश तस्वीर से ही उसे अपनी जानिब खींच रही थी। कुमान सी नाक पे छाया हल्का गुलाबीपन बहुत दिलकश दिखाई दे रहा था। गुलाब से नाजुक गुलाबी पंखड़ियों से होंठ हसीन मुस्कुराहट में ढले उसकी आंखों की चमक बढ़ा रहे थे। काली जुल्फें चेहरे के दोनों तरफ में बिखरी उसकी मौनी सूरत को घेरे हुए थी। वो मुजस्सिम हुस्न थी। राजा को तेरी डील मंजूर है। हाशिर को उसकी आंखों की चमक से ही अंदाज़ा हो गया कि वो सड़क छाप गुंडा बुरी तरह से नूरिया पर फिदा हो चुका है। ठीक है, तो मुझे अपना नंबर दे दो, मैं जल्द मामला निपटाकर तुमसे रब्ता करूँगा और बता दूंगा कि निकाह किस दिन करना है। वो राजा से उसका नंबर लेता वापसी के लिए मुड़ने लगा, जब पीछे से आती आवाज़ पर पल भर के लिए कदम रोक गया। क्या लगती है तेरी ये? बलाखिर राजा को ये सवाल पूछने का ही ख्याल आ चुका था। बीवी। ये क्लब से जवाब देते वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो दुल्हन बनकर पूर सजी आईने में नजर आते अपने अक्स पर नजरें जमा बैठी थी। सुनहरी रंग का जर्द तार चौड़ा पहने वो मुकम्मल सजने संवरने के बाद अपना अक्स देख रही थी तो एक पल खुद भी तंग रह गई। उस पर इस कदर रूप तो हाशिर से शादी के वक्त भी ना आया था। हाशिर के साथ शादी नूरिया ने अपनी मर्जी से अपना अरूसी जोड़ा खरीदा था, क्योंकि अपनी मर्जी का कीमती जोड़ा लेना चाहती थी, पर जानती थी कि हाशिर अफोर्ड नहीं कर सकता। पर अब उसका जोड़ा उसके होने वाले शौहर ने भेजा था कि वो यही पहनकर उसके लिए सजे। उसके तलाक की इद्दत 3 दिन पहले ख़त्म हो चुकी थी। पूरा महीना तो उसने रोते ही गुजारा था। वो सोच भी नहीं सकती थी हाशिर को इस कदर जल्दी थी कि वो उसे खड़े खड़े ही तलाक के 3 लफ्ज़ बोल देगा, पर हाशिर ऐसा कर चुका था। तलाक मिलने के चंद घंटे बाद वो होश में आई और उसे वहाँ से जाने का बोल चुकी थी, क्योंकि उसका नूरिया पर कोई हक ना था। इस सारे अरसे में कभी कभार कॉल करके नूरिया की खैरियत मालूम कर लिया करता था, और नूरिया भी बगैर कोई दूसरी बात की कॉल काट देती थी। 3 दिन पहले ही इद्दत पूरी होने पर हाशिर उसका जोड़ा और दीगर सजावटी सामान लेकर आया था, जो उसके होने वाले शौहर ने भिजवाया था। निकाह के लिए जुम्मा का दिन रखा गया था। जोड़ा और जेवरात काफ़ी बेशकीमत थे। उन्हें देखकर हाशिर एक दफ़ा ठिठक गया था। भला गली का आम सा मवाली इतना पैसा कहाँ से खर्च कर सकता था? पर राजा के जवाब पर हाशिर को बेसाख्ता हंसी आई, जब उसने बताया कि कई सालों से रुपये जमा कर रहा था ताकि अपनी बीवी के लिए शानदार जोड़ा खरीद सके, और ये जेवर उसने अपने किसी दोस्त से उधार लिए थे। नूरिया सारा सामान देखते ही इनकार कर चुकी थी। उससे सजने संवरने की कोई तमन्ना नहीं थी कि बस सादगी से निकाह करना चाहती थी, पर इससे हाशिर की जिद के आगे हार माननी पड़ी। हाशिर को आज के दिन खुशो खरम देखकर उसका दिल जल
रहा था। क्या उसे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था उस बात से कि उसकी मोहब्बत किसी और की मलकियत में जाने वाली है, किसी और के शब रोज़ किसी और के हिसार में गुजरेंगे। पर वो तो औलाद पाने की खुशी में हर चीज़ से बेपरवाह हो चुका था, और फिर कुछ ही देर में वो किसी और की मलकियत बन चुकी थी। वो सुन होते दिमाग के साथ ये सब होता देख रही थी। ये सब उसकी सोच से भी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा था अब। निकाह होते ही वहाँ से उठकर अपने कमरे की तरफ चल दी। कमरे में आते ही कब के रुके आंसू गालों पर फिसलने लगे। उसे माँ बाप की याद शिद्दत से आ रही थी। इस कमरे में आए उसे कुछ ही देर हुई थी जब हाशिर कमरे में दाखिल हुआ। वो उसे देखती आंसू पोंछ कर रुख मोड़ गई। नूरिया, रेडी हो जाओ, मैं किसी मुलाजमा को भेज रहा हूँ, तुम्हारा सामान पैक कर देती है। तुम राजा के साथ उसके घर जा रही हो। उसकी बात सुनकर वो झटके से मुड़ी। मैं क्यों उसके साथ जाऊँ? ये मेरा घर है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। हमारे दिमाग में ये बात पहले ही तय हो चुकी है कि मैं इस घर में रहूँगी। प्लीज़ हाशिर, मुझे कहीं नहीं जाना। वो तेज़ लहजे में कहती। आखिर मैं बेबस हो गई। राजा की जिद है कि तुम उसके साथ उसके घर में जाओ। कुछ महीनों की बात है नूरिया, बस। और अब भी मज़ीद नखरे मत करो। चादर ओढ़ लो, मैं मुलाजमा को भेज रहा हूँ। वो अपनी सुनाता कमरे से निकलता चला गया। कुछ देर बाद चेहरा घूंघट से छुपाती लाउंज में आ गई, जहाँ अब सिर्फ हाशिर और उसका शौहर मौजूद था। उसके वहाँ आते ही वो आगे बढ़ता उसकी कलाई थाम गया, जबकि अपनी कलाई सख्त गिरफ्त में महसूस करती नूरिया लरज़ उठी। राजा एक लफ्ज़ भी मज़ीद बोले बगैर उसे अपने साथ घसीटता वहाँ से निकलता चला गया। यहाँ तक कि हाशिर पर उसने एक नज़र डालना भी गवारा न किया, जबकि हाशिर एक मर्तबा फिर उसकी हरकत पर खोल कर रह गया था। साले को इतनी हसीन लड़की मिली है, वो भी कुछ दिन के लिए, इसलिए एक पल भी ज़ाया नहीं करना चाह रहा। कमीनी हंसी हंसता वो कमरे में दाखिल हो गया। वो उसे लेते बाहर आया तो टैक्सी सामने ही खड़ी थी, जिसमें बैठकर उन्हें राजा के घर जाना था। गाड़ी के पास पहुंचने के बाद राजा ने बैक सीट का दरवाज़ा खोलकर उसको सहारा देकर अंदर बिठाया और फिर दूसरी तरफ से आकर खुद भी बैठ गया। राजा अभी तक उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, पर घूंघट के बावजूद उसका मौमी सरापा इस कदर दिलकश लग रहा था कि राजा को खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। आधे घंटे की मुसावत के बाद टैक्सी रुकी। नूरिया चौंक कर होश की दुनिया में लौटी जब वो गाड़ी से उतरकर उसकी साइड पर आकर दरवाज़ा खोले खड़ा था। उसने कदम बाहर रखना चाहा तो एक सफ़ेद मजबूत हाथ उसके आगे आया। वो उसके लिए हाथ बढ़ाकर खड़ा था। नूरिया ने कुछ झिझकते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया, जिसे वो मजबूती से थामकर उसकी गाड़ी से निकलने में मदद करने लगा। हिल्स की वजह से टूटी फूटी सड़क पर चलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उसका पाँव मुड़ा, पर इससे पहले वो गिरती राजा उसे कमर से थाम गया। 1 मिनट, यहाँ रुको, यहाँ से हिलना मत। वो अपनी भारी आवाज़ में उसे हुक्म सुनाता वो तेज़ कदम उठाता गली में आगे बढ़ गया। तीसरे नंबर पर मौजूद घर के सामने रुककर बाहर लगे ताले में चाबी घुमाता, ताला खोलकर चाबी वापस जेब में रखता उसकी तरफ वापस आया और कई बातें ही उसे अपने बाजू में उठा गया। वो इस अचानक एकदम से शौक में रह गई। आसपास नज़र डालते से इतना तो अंदाज़ा हो चुका था वो किसी मोहल्ले में लेकर आया है उसे, और अब उसकी अचानक हरकत से बेयकीन थी कि वो ऐसी हरकत कर सकता है, वो भी इतने लोगों के सामने जो घर के खुले दरवाजों से झांक कर उन्हें ही देख रहे थे। जालीदार घूंघट के बाइस वो सब कुछ देख पा रही थी। उसके उठाने पर वो जोर से आंखें मीचती, गिरने के खौफ से उसकी कमीज का कॉलर दोनों मुट्ठियों में जकड़ गई। घर के अंदर दाखिल होकर पाँव की मदद से पीछे से दरवाज़ा बंद कर गया और उसे लिए सीधा बेडरूम में चला आया। बेडरूम में दाखिल होते ही नूरिया की नाक से गुलाब के फूलों की गहरी खुशबू टकराई। वो बेड के करीब पहुंचकर उसे नरमी से बेड पर बिठाकर उसके गिर्द लिपटी चादर हटाकर साइड पर रख गया। नूरिया का दिल आने वाले लम्हात के खौफ से धड़कने लगा। हथेलियां पसीने से नम हो गई। वो बेड से उठकर वापस दरवाजे तक गया और लॉक लगाकर वापस आ गया। अस्सलाम वालेकुम। उसके सलाम लेने पर वो फिर से चौंक गई। आशी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। सलाम का जवाब दिया जाता है जनाब। शौक लहजे में बोला तो शर्मिंदा होकर रह गई। वालेकुम अस्सलाम। धीमे लहजे में जवाब देती वो राजा को मज़ीद प्यारी लगी। ये पर्दा कब तक इस प्रेमी की आंखों को दीद से महरूम रखेगा? क्या इस नाचीज़ को इजाज़त है कि वो ये पर्दा सिरका सके? उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, भारी मर्दाना आवाज़, जबकि हाशिर की आवाज़ उसकी निस्बत बारीक थी। उसने हाँ में सर हिलाया। शादी तो हो गई थी, उसे ये सब तो बर्दाश्त करना ही था ना। राजा ने उसका घूंघट उठाया तो वह नज़रें झुका गई, और राजा तो वो तो उसे देखकर मबहूत हो चुका था। उसके नाम का सुनहरी जरदार जोड़ा, मांग में टीका जमा टीका, भारी अभेदे जो उसके गालों को छूते दिलकश लग रहे थे, और गले में पहना सच्चे मोतियों का हार। हल्का फुल्का मेकअप की वो इंतहाई दिलकश लग रही थी। गालों पर छाई सुर्ख गजब नाक थी, जबकि होंठों पर सजी लाली राजा के अंदर तशनगी मज़ीद बढ़ा गई। उसको दुनिया की दिलकश तरीन दुल्हन लग रही थी। कोई इस कदर खूबसूरत किस तरह लग सकता था, इतना मुकम्मल। उसका हाथ अपने हाथों में थाम कर उसे अपनी तरफ खींच गया। उसकी अचानक हरकत पर वो लरज़ उठी थी।
और तब नूरिया ने नज़र उठाकर पहली दफ़ा उसे देखा था। तीखी नाक, अनाबी लब, जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कसरत से सिगरेट पीता है। बादामी भूरी आंखें जो मुस्कुराने पर छोटी पड़ रही थीं। घनी दाढ़ी, मूछें और लंबे बाल पीछे कोने में बंधे थे। गले में लॉकेट्स और हाथ में मुख्तलिफ पैंट्स पहन रखे थे। सफ़ेद शर्ट के साथ काली पैंट और काली ही वेस्ट कोट, जो शायद आज के ख़ास मौके के लिए ही ख़ास तौर पर ज़ेबतन की गई थी, वरना आम हालात में उसका हुलिया यकसर मुख्तलिफ होता था। उसकी भारी जिस्म से नूरिया उसे कोई बॉडी बिल्डर ही समझ रही थी। उसके लंबे, ऊंचे और खौफनाक सरापे को देखकर नूरिया खौफज़दा हो चुकी थी। कहाँ वो नर्म और नाजुक सी लड़की और कहाँ वो मॉन्स्टर। उसकी शख्सियत काफ़ी रौबदार थी। डर क्यों रही है मेरी रानी? उसकी थोड़ी थाम कर नहायत नरमी से पूछ रहा था। डर लग रहा है। उसकी कांपती आवाज़ पर जहरीला मुस्कुराया। राजा के होते हुए उसकी रानी किससे डर रही है? उसे मज़ीद करीब करता उसकी कमर के बाजू हमायल कर गया। आपसे? उसके सीने पर हाथ रखती फासला कायम करने की कोशिश करते हुए बोली। ये तो बड़ा गंभीर मसला है फिर तो। किस तरह ख़त्म किया जाए इस डर को? उसे साथ लेता पीछे की जानिब नींद दराज हो गया। तो दूर हटकर उसकी बात पर वो भरपूर कहका लगा गया। ये बात तो नहीं मान सकता राजा अपनी रानी की। रानी से आरज़ी दूरी भी बर्दाश्त नहीं। हाँ, अगर राजा की जान चाहिए तो बोलो। उसकी बातों पर नूरिया होंठ बनकर उसकी जानिब देख रही थी। उसका ताल्लुक आरज़ी था, ये बात दोनों ही जानते थे। फिर राजा ऐसी बातें क्यों कर रहा था? शायद इन फसूखेज़ लम्हों के ज़ेर असर था। मुझे चेंज करना है। वो खुद को उसकी गिरफ्त छुड़ाने की कोशिश में हलकान हो रही थी, पर वो टस से मस भी ना हो रहा था, बल्कि बहुत दिलचस्पी से उसके चेहरे के बदलते रंगों को देख रहा था। अबे यार! एकदम से कुछ याद आने पर सिर पर हाथ मारता उठ बैठा। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ते ही नूरिया झट से उससे अलग हुई। बेड के साइड टेबल के दराज से एक डब्बी निकाल कर वापस उसके करीब बैठ गया। डब्बी खोलकर उसमें मौजूद सोने की एक भारी अंगूठी निकाली। हाथ दे अपना मेरी रानी। उसके हाथ फैलाने पर नूरिया झिझकते हुए अपना कोमल हाथ उसकी मजबूत हथेली पर रख गई, जिसे थामकर उसके हाथ की तीसरी उंगली में वो अंगूठी पहना गया। नूरिया बहुत गौर से उस अंगूठी को देखने लगी। वो पुरानी थी पर नफीस, बहुत नफीस। जानता हूँ ये तेरी शयान शान नहीं, पर मेरे लिए इससे कीमती कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरी माँ की वाहिद निशानी है। वो आंखों में हल्की सी नमी लिए उसका हाथ छूमकर अपनी आंखों से लगा गया। उसी नम आंखें देख नूरिया का दिल पिस गया। शायद वो अपनी माँ को मिस कर रहा था। आप ऐसा ना सोचें, ये बहुत खूबसूरत है। उसके नरमी से बोलने पर वो मुस्कराया। तू जानती है, तू बहुत खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत दुल्हन मैंने आज तक नहीं देखी। वो दोबारा झुकता उसके पेशानी पर पूरे हक से महर जब्त कर गया। वो एकदम घबराती उठ गई। मैं चेंज करके आती हूँ। इससे पहले वो वहाँ से जाती है, राजा उसका हाथ थाम कर बेड के सामने पड़े ड्रेसिंग टेबल तक ले गया और पास रखा स्टूल खींचकर नूरिया को उस पर बिठा गया। सबसे पहले उसका दुपट्टा उसके नाजुक वजूद से अलग किया, फिर एक एक करके उसे जेवरों के बोझ से आज़ाद कराने लगा, जबकि वो शर्म से सूख पड़ती सर झुकाकर बैठी थी। तमाम जेवर उतारने के बाद उसके कंधे पर अपनी थोड़ी रखते शीशे में नजर आते दोनों के अक्स को मोहब्बत भरी नज़रों से देखने लगा, जबकि उसका लम्स महसूस करती वो बेचैन होने लगी। उसका दिल फिलहाल ये सब कबूल नहीं कर पा रहा था। राजा ने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा और खुमार भरी नज़रों से उसके सुर्खी माइल नाजुक लबों को देखने लगा। इससे पहले कि वो बेखुद होकर झुकता नूरिया के गाल पर फिसलता आंसू उसे टुटका गया था। क्यों रो रही है मेरी रानी? उसकी थोड़ी नरमी से थाम कर उसके चेहरा ऊंचा करके उसकी भीगी पलकों पर अटके मोतियों को देखता झुककर मोतियों को अपने लबों से चुन गया। नूरिया सिसकी तो राजा बेचैन हो उठा। प्लीज़, मैं अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसकी बात सुनता राजा नरमी से उसे अपने साथ लगा गया। बस इतनी सी बात पर मेरी रानी ने अपने कीमती आंसू ज़ाया कर दिए। मैं अपनी रानी को किस तरह तकलीफ़ दे सकता हूँ? बाकी सब तो ठीक है, पर तूने जो आखिर में अंग्रेज़ी बोली थी उसका मतलब समझा दे मेरी रानी। उसके खिसिया के पूछने पर वो बेसाख्ता तक खिलखिलाकर हंस दी, जबकि राजा अपनी शर्मिंदगी भुलाकर मबहूत होता उसके हुस्न चेहरे पर सजी दिलकश हंसी देखने लगा। उसकी नज़रों की तपिश महसूस करती वो झिझक कर कमरे में यहाँ वहाँ नज़रें दौड़ाने लगी। राजा ने इसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया तो तेज़ी से कमरे से मुल्क बाथरूम में घुस गई। हाय जालिम, कितनी हसीन है मेरे सपनों की रानी। वो बेड पर गिरता दोनों बाजू फैलाकर आंखें मूंद गया और बीते दिलनशीन लम्हों को याद करने लगा। वो बेंच की जेबों में हाथ फंसाए सीटी की धुन बजाता सुनसान सड़क पर आगे बढ़ता जा रहा था। जब चंद कदम चलने के बाद उसे अपने कदम रोकने पड़े।
वजह उसके पैरों में पड़ा चमकता हुआ कोई ज़ेवर था। उसने झुककर वो नन्हा सा ज़ेवर उठा लिया। वो एक झुमका था, पर उस पर लगे खून ने उसे चिढ़ा दिया। अभी वो मज़ीद इस पर गौर कर पाता, इससे पहले उसके कानों से किसी की कराहने की आवाज़ टकराई। वो जल्दी से अपना कदम दाएं तरफ मोड़ गया, क्योंकि वो आवाज़ सड़क की दाएं तरफ मौजूद झाड़ियों से आई थी। तेज से इस कदम उठाता वो जो ही झाड़ियों के पीछे पहुंचा, सामने नजर आने मंजर ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। वो किसी नौजवान लड़की का नीम बरहना वजूद था, जो खून से अटा हुआ था। उसे देखकर वो यही अंदाज़ा लगा पाया कि उसे जिनसी ज़्यादती के साथ साथ जिस्मानी ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। उसने जल्दी से अपना लॉन्ग कोट उतारा, उस लड़की के पास जाकर एक घुटना ज़मीन पर टिका कर बैठ गया। उसने उस लड़की को कोट पहनाने के लिए जैसे ही उसका रुख अपनी तरफ किया, उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही उसे अपनी आंखों के सामने ज़मीन और आसमान घूमते नजर आए। वो दो दिन पहले अस्पताल में नजर आने वाली वही लड़की थी, जो पहली नज़र में ही अरसम आफरीदी को अपना असीर कर गई थी। अपने चेहरे पर नमी महसूस करते अरसम ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा तो हैरान रह गया। क्या वो रो रहा था? क्या अरसम आफरीदी महज 2 दिन पहले नजर आने और इसी पल दिल में बस जाने वाली इस मासूम चेहरा लड़की के लिए रो रहा था, जो किसी दरिंदे की हवस का शिकार हो चुकी थी? कराने की आवाज़ दोबारा उसके कानों से टकराई तो वो होश की दुनिया में वापस लौटा। जल्दी से उसके जख्मों से चूर नाजुक वजूद को अपना लॉन्ग कोट पहनाया, जिसमें वो पैरों तक छुप चुकी थी। उसे उठाए चंद कदमों के फासले पर मौजूद अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ा। उसे पिछली सीट पर लिटाकर खुद ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा और गाड़ी अस्पताल की तरफ मोड़ दी। उसकी निगाहें भटक भटक कर पीछे मौजूद वजूद की तरफ जा रही थी। गाड़ी अस्पताल के बाहर रोकते अरसम ने एक मरतबा फिर से बाहों में भरा और बर्क रफ्तारी से इमरजेंसी वार्ड की तरफ गया। डॉक्टर इसे स्ट्रेचर पर डालकर वार्ड में ले गए तो दरवाज़ा बंद होने पर वहीं दीवार के साथ टेक लगाकर आंखें मूंद गया। दिल की हालत हद से संवादी। चंद मिनट बाद डॉक्टर का वार्ड का दरवाज़ा खुला और एक लेडी डॉक्टर बाहर आई। मिस्टर अरसम आफरीदी। अपने नाम की पुकार पर वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, क्योंकि कौन था जो इस मुल्क में एक जाने माने और आला पाए के क्रिकेटर को ना जानता हो। वो तेज़ी से डॉक्टर की तरफ बढ़ा। आपका पेशेंट से क्या रिश्ता है? डॉक्टर संजीदा चेहरे के साथ जवाब के मुंतज़िर थी। शी इज़ माई वाइफ। जाने कैसे ये लफ्ज़ बेख्तियार होकर उसके मुंह से फिसले थे। अगले ही लम्हे वो खुद अपने बोले गए जुमले पर शशतर रह गया। देखिए मिस्टर आफरीदी, ये आपकी वाइफ का गैंग रेप हुआ है। उन्हें मुसलसल 2 दिन ज़्यादती का शिकार बनाया गया है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इनके जिस्म को सिगरेट से भी दागा गया है। उनका लोअर जिस्म जख्मों से चूर है। उनकी हालत तशवीशनाक है। आप दुआ करें इन्हें जल्द होश आ जाए, क्योंकि जितनी जल्दी इन्हें होश आएगा, उनकी सेहतयाबी के चांसेस इतने ही ज़्यादा होंगे। हौसला रखिए, आपकी वाइफ को इस वक्त सबसे ज़्यादा आपकी सपोर्ट और मोहब्बत की ज़रूरत है। उसकी सुर्ख आंखों को अफसोस से देखती मुड़ गई, जबकि वो उसे पीछे से आवाज़ लगा गया। एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर। वो उसकी आवाज़ पर पलटकर सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। प्लीज़ ये बात बाहर ना निकले, क्योंकि आप जानते हैं ये बात अगर मीडिया तक पहुंच गई तो उसका जीना हराम कर दिया जाएगा। आप समझ रही हैं ना? उसकी बात पर सर हिला गई। बेफिक्र रहें मिस्टर आफरीदी, मैं खुद एक औरत होकर किसी दूसरी औरत को रिस्वा नहीं कर सकती। वो कहते ही वापस